गुड मॉर्निंग जी, आपको खुशामदीद कहते हैं। एक नई सुबह का आगाज़ बहुत सी दुआओं के साथ और इस उम्मीद के साथ कि आपका दिन अच्छा गुजरे और आपके अहल खाना का दिन भी अच्छा गुजरे और जितने भी आपने गोल्स अपने अलाइन किए हुए हैं इस पूरे हफ्ते के लिए वो पूरे हो जाएं। इस पर भी दुआ वैसे लाजमी बनती है क्योंकि जब गर्मी का मौसम आ जाए तो अक्सर हमारे गोल्स के ऊपर, हमारे मूड के ऊपर और हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के ऊपर गर्मी की हिद्दत का उसी तरीके से इफ़ेक्ट होता है जिस तरह हीट स्ट्रोक का हमारी सेहत पे होता है। तो सब चीज़ों के लिए दुआ गो ही रहना चाहिए बिकॉज़ दुआओं से ही मुझे लगता है अब आजकल मेजर मसले जो है हमारे हल होते हैं और होने भी चाहिए। अच्छा जनाब, सियासी मंजरनामे की बात करें तो हीट स्ट्रोक और सियासी हिद्दत दोनों साथ साथ पैरेलल चल रहे हैं। मौसम के दर्जा हरारत में भी तेज़ी आ रही है और सियासी हिद्दत में तो टेम्परेचर पहले ईद से पहले ही एक मोमेंटम एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन ईद के बाद कुछ ख़ास उसमें हमें कोई तेज़ी नज़र नहीं आई। ये मोमेंटम का दावा करने वाली जमात थी तहरीक इंसाफ और उनका ये कहना था कि हम ईद के बाद एक एहतजाजी तहरीक करेंगे। ईद भी ख़त्म हो गई लेकिन एहतजाज का रंग भी हमें कहीं उनकी तरफ से नज़र नहीं आया। लेकिन पार्टी के अंदर ही कुछ इख्तलाफात और ऐसी इख्तलाफात की जद में ये जमात आ गई है कि यही समझ नहीं आता कि जब तक अंदर से ये लोग इख्तलाफात ख़त्म नहीं करेंगे तो हुकूमत को क्या टफ़ टाइम दे सकते हैं। एक तो ग्रैंड अपोजिशन अलायंस बनाने में नाकाम हुई है, फिर आज़म सवाती साहब बैकडोर रास्तों से मुज़ाकरात कर रहे हैं जिसमें मौलाना फजलुर रहमान और JUI खासी नाराज़ है। फिर फ़हरिस्त का मामला कि कौन बानी PTI से मिलेगा कौन नहीं मिलेगा, ये एक अलग झगड़ा है। इसके अलावा नहरों के मामले पर सिंध और वफाकी हुकूमत में अब तक कुछ भी तय नहीं पाया और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात भी जूं के तूं बरकरार हैं। क्या आने वाले दिनों में हम कोई मुलाकात एक्सपेक्ट करें बिलावल भुट्टो ज़रदारी की या फिर शहबाज शरीफ साहब की, क्योंकि जब तक वो दो बड़े मिलकर नहीं बैठेंगे तब तक नहरों का मामला हल होता हुआ नज़र इसलिए भी नहीं आता क्योंकि कौमी असम्बली में 2 करारदादें पहले ही इसके खिलाफ जमा हो चुकी हैं। एक कराई है पीपल्स पार्टी ने और एक कराई है तहरीक इंसाफ ने। मेरे साथ मौजूद होंगे तज्ज़ियाकार है मोहम्मद साले ज़ाफ़िर साहब। बहुत शुक्रिया मोहम्मद साले ज़ाफ़िर साहब आपके वक्त का। सिर्फ आप देख क्या रहे हैं, इतनी फूट है तहरीक इंसाफ के अंदर, इतने डिफरेंसेस है तहरीक इंसाफ के अंदर कि मुझे तो लगता है इनको अपने लिए अब कोई तहरीक शुरू करनी चाहिए कि इस जमात को दोबारा से मुस्तहकम वो कर सकें। जी शुक्रिया। मैं समझता हूँ कि आपने बहुत ही पते की बात कही कि तहरीक इंसाफ को खुद में भी एक तहरीक चलानी चाहिए जिसमें ये तय किया जाए कि इन्हें किस हद तक लड़ना है, क्योंकि लड़े बगैर तो ये रह नहीं सकते। आप ये यकीनन याद आपको होगा जब इनकी हुकूमत थी तब भी आपस में कुछ ना कुछ इनकी कशमकश और चपकस चलती रहती थी, जारी रहती थी और ये लोग आपस में लड़ते रहते थे। उसकी बुनियादी वजह यह है कि ये बतौर सियासी जमात इसने अपनी पहचान ही नहीं बनाई। ये बतौर सियासी जमात इसने काम ही नहीं किया। ये एक कल्ट की बुनियाद पर चलता हुआ एक ऐसा धड़ा है, ऐसा ग्रुप है जिसके सामने कोई मकसद नहीं है मासवा ये कि फ़ायदा उठाना, इक़्तिदार हासिल करना और जिस शख्स के ये ममदू हैं या जो शख्स इनका ममदू है उसकी ख्वाहिशात को पूरा करना। तो जब ये इनके सामने कोई सियासी अज़म नहीं है, सियासी इरादा नहीं है, कुछ सियासी जिसे आप कहना चाहिए गोल नहीं है, तो फिर इनका मसला सिर्फ ये है कि एक उस आदमी को खुश रखने के लिए जिसके कल्ट पे ये लोग सब इकट्ठे हुए हैं, तो इसके सिवा कोई इनके दरमियान ऐसा कोई जज्बा मुहर्रका नहीं है जिसको बुनियाद बनाकर एक दूसरे के साथ यकजान रह सकें। देखिए कि सियासी जमातें जो होती हैं उनमें एक नज़रिया होता है, एक सोच होती है और सोच और नज़रिए के साथ जिन लोगों की कमिटमेंट होती है वो उसकी आबियारी के लिए, उसके मकसद को हासिल करने के लिए उन पर उनका ईमान भी होता है और उनकी कोशिशें भी होती हैं। यहाँ पर तो ऐसा मामला ही नहीं है। यहाँ तो सिर्फ एक शख्स को जिसको इन्होंने अपना मलजाओ मावा बनाया हुआ है नऊजुबिल्लाह, उसकी खुशनुदी जो है इनका मकसद है। जो उसके करीब हो गया है उसको दूर करने के लिए और दूसरे करीब आने के लिए उनकी टांगे खींचते हैं और जो दूर हो गया है वो कोशिश ये करता है कि किस तरीके से वो करीब आ जाए। अब चूंकि वो शख्स ऐसा मंजर पर नहीं है और मंजर पर सिर्फ ना होने की वजह से उनके दरमियान वहदत पैदा करने के लिए, एका पैदा करने के लिए, उनके दरमियान इत्तेहाद बरकरार रखने पैदा करने के लिए कोई ना कुव्वत मौजूद है ना कोई जज्बा मौजूद है। यही सबब है कि आप ये देखिए इनके जो आला ओहदेदार हैं ये आपस में एक दूसरे के साथ इस तरह लड़ते हैं कि आदमी हैरान हो जाता है कि ये किस तरह के लोग हैं
कि जो एक साथ बैठकर एक दूसरे की बुराइयां बयान कर रहे हैं और फिर उसका सिलसिला चलता रहता है। एक मरतबा एक शख्स ने एक बुराई बयान की तो दूसरे दिन उसकी उससे बड़ी बुराई बयान कर दी। अब ये देखिए, ये वो शख्स जो इनका लीडर है, उससे जेल में मुलाकात करने के सवाल पर इनके दरमियान इख्तलाफात है। हम बताइए, अगर कोई सियासी जमात किसी जज्बे को, किसी ईमान को, किसी नजरिए को फॉलो कर रही हो, उसका अमल दरामद कर रही हो, तो वो इन बातों पे लड़ते हैं। इन बातों यही वजह है कि आज इनके साथ कोई बैठने के लिए तैयार नहीं है। बिल्कुल सही। और असर आपको लगता है JUI भी नहीं बैठेगी? और जिस तरह वो बैकडोर मुज़ाकरात के ऊपर कामरान मुर्तज़ा साहब का भी बयान आया है कि वो नहीं पसंद कर रहे कि या तो उनसे बात कर लें, अलायंस कर लें या मुज़ाकरात कर लें। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि ये इनकी सियासी नापुख्तगी है कि PTI ने जिस शख्स को आगे किया है मुज़ाकरात के लिए और राह हमवार करने के लिए और खास तौर पर इस्टेब्लिशमेंट से गुफ्तगू के लिए, वो जाती तौर पर बहुत मुतनाज़ा शख्स है। ना सिर्फ ये कि तहरीक इंसाफ के अंदर मुतनाज़ा है, बल्कि उसकी मौजूदगी, उसको ये लीड रोल देना JUI के लिए भी बहुत अवजार का बायस है। बिल्कुल ठीक है। हाँ, ये जो आज़म स्वाति साहब हैं, आपके शायद याद होगा कि ये इससे पहले JUI में थे और JUI को ये दगा देकर उससे अलग हुए थे। तो अब एक ऐसे शख्स को जो JUI के लिए काबिल कबूल नहीं है, जिसकी मौजूदगी, जिसको एक रोल इस तरह का देना JUI के लिए ही ना वो उनके नज़दीक काबिल तहसीन नहीं है, उसको इन्होंने अब आगे किया हुआ है। एक तो इसका सबब ये है जिसका ये जिक्र अभी तक नहीं हुआ या कम होता है, और दूसरा सबब ये है कि जब आपने JUI को अपने साथ मिलाना है तो आप ये सोचें कि JUI का नुक्ता निगाह क्या है, JUI की सोच क्या है। और मैं एक बात बिल्कुल ये बिला खौफ तर्दीद कह सकता हूँ कि JUI और PTI ये एक कुदरती एक दूसरे के हरीफ हैं। इनका आपस में एक साथ बैठना, एक साथ मिलना आग पानी का मिलाप है। JUI को ठीक है कि 2018 के इंतखाबात पर, 2024 के इंतखाबात पर एतराज़ है, लेकिन उसको इंतखाबी नताइज पर भी बहुत शदीद एतराज़ है। और उसका एतराज़ का नतीजा, उस एतराज़ की बुनियाद ये नहीं है कि उनको पीपल्स पार्टी की हुकूमत से तकलीफ है, उनको पाकिस्तान मुस्लिम लीग N की हुकूमत से तकलीफ है, या उनको किसी और जमात के हुकूमत के खिलाफ है। उनकी सबसे बड़ी तकलीफ जो है वो सूबा खैबर पख्तूनख्वा है। वो उनका मजबूत गढ़ है, वहाँ से उनसे इक़्तिदार छीना गया है। इसके अलावा देखिए, मौलाना फजलुर रहमान के साथ ये जितनी बड़ी सियासी जमातें हैं, उन्होंने इसके अलावा भी कुछ वादे किए हुए थे, वो भी उनकी नाराजगी का सबब है। लेकिन बुनियादी जो उनकी नाराजगी है वो सूबा खैबर पख्तूनख्वा में उनसे उनका मैंडेट छीनना है। ये तो PTI है, अपने मैंडेट की बात करती है, ये तो पता नहीं कभी ना कभी साबित हो जाएगा। लेकिन JUI ने तो मुसलसल हर इंतखाबात में साबित किया है कि वो एक फॉर्मेटिव फोर्स है खैबर पख्तूनख्वा में, और उनसे इक़्तिदार छीना गया है। और जब वो ये कहते हैं कि इंतखाबात के नताइज उनके नज़दीक मुतनाज़े हैं, तो उसमें सबसे पहला जो हदफ है वो PTI बनती है। और PTI के साथ जब उनका एक बुनियादी इख्तिलाफ है, वो किस तरह उनके साथ मिलकर, और मैं आपको ये बात भी बिल्कुल साफ तौर पे करना चाहता हूँ अपनी दानिश के मुताबिक कि JUI के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग N के साथ चलना और पीपल्स पार्टी के साथ चलना ज्यादा दुश्वार नहीं है, ज्यादा तकलीफ से नहीं है। इनका PTI के साथ चलना उनके लिए बहुत मुश्किल है, और उसका सबब उनकी लीडरशिप नहीं है, उसका सबब उसके कारकुन है। JUI के कारकुन भी सवाल उठाते हैं कि आप किस पार्टी के साथ, किन लोगों के साथ जाना चाहते हैं। बिल्कुल ठीक। अच्छा साले जाफिर साहब, कतर कलामी की सर माजरत चाहती हूँ, ये बताइएगा कि एक तरफ हमें बलूचिस्तान का चैलेंज दरपेश है, दूसरी जानिब ये जो 8 पाकिस्तानियों के कत्ल पर ईरान से भी अब कौंसलर रसाई तलब की गई है। वज़ीर आज़म ने भी बड़ा दो टोक कहा है कि अफगानिस्तान की सरजमीन को दहशत गर्दों के लिए, पाकिस्तान के लिए बिल्कुल इस्तेमाल ना होने दें अगर हमसाये के तौर पर रहना है। लेकिन उससे भी बड़ी चीज़ ये है कि ये जो अमरीकी वफ्द आया उसमें इंसदाद दहशत गर्दी में अमरीका पाक फ़ौज का भी मौतरफ़ है और जो काविशें की गई हैं उसको भी अप्रिशिएट किया है। आप क्या समझते हैं कि ये जो हमें बैरूनी चैलेंजेस हैं सिक्योरिटी की पेश नज़र, चाहे वो ईरान के हैं चाहे वो अफ़गानिस्तान के हैं, इसको हम कैसे हल कर सकते हैं?
अर्जिया जी के अफगानिस्तान में अगर ये जो उनकी जो तालिबान की पाकिस्तान की चाक है उसकी अगर सरपरस्ती की जाती है तो अब ये साबित हुआ कि ईरान में जो बलूचिस्तान के नाराज लोग जिनको कहा जाता है, और मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के दुश्मन अनासर हैं, उनकी ईरान में सरपरस्ती हो रही है। तो इसके पीछे एक ही जज्बा है कि पाकिस्तान को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा सके। बिल्कुल। और उसके लिए जो दुनिया में एक ही मुल्क है जो पाकिस्तान के मफादात को गिज़न पहुंचाने के लिए किसी हद तक भी जा सकता है। और उसने पहले अफगानिस्तान में अपने अड्डे बनाए हुए थे, उनको नाम उन्होंने कॉन्सुलेट का दिया हुआ था। उसके अलावा मैं आपको अर्ज करता चलूं कि ईरान में भी इंडिया की मौजूदगी है। ईरान में भी अब आप देखिए ना, वो कुलभूषण जो इनका वो नेवी का जो ऑफिसर था और जो पाकिस्तान के अंदर जिसने एतराफ़ किया अपने जुर्म का और जिसको सजाए मौत हो चुकी है, वो ईरान से ऑपरेट कर रहा था। तो इसलिए से आप ईरान को इन मामला से बिल्कुल बरी ज़िम्मा नहीं करा दे सकते। ईरान से भी ईरान हमारा बिरादर मुल्क है, अफगानिस्तान भी हमारा बिरादर मुल्क है, दोनों हमारे पड़ोसी हैं, लेकिन पर ये लाजम है कि वो अपनी सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना होने दें। और ये ईरान के मामले में तो आपको याद होगा कि चंद महीने पहले ईरान ने ही पाकिस्तान को उस वक्त जवाबी कार्रवाई करना पड़ी जब ईरान की तरफ से यहाँ पे दरअंदाजी हुई और पाकिस्तान ने वहाँ पे जो इनकी पनाहगाहें थी उनको अदब बनाया और उनमें वो लोग निशाना बने, वो लोग मारे गए जिन लोगों के लिए पाकिस्तान में उनके जो साथी थे, जो PLA के लोग थे, वो कहते थे कि एक मिसिंग पर्सन है, जिसकी बुनियाद पर ये अफवाह बनाया गया था, जिसकी बुनियाद पर ये जो बलूचिस्तान की कमेटी बनी हुई है उसने शोर मचाना शुरू कर रखा था। तो साबित ये हुआ कि ईरान का पाकिस्तान के इन दुश्मनों के साथ ये जो PLA के लोग हैं, और मैं आपको ये भी अर्ज करता चलूं कि PLA सिर्फ ये पाकिस्तान के लिए नापसंदीदा नहीं है, बल्कि आलमी सतह पर भी इसको दहशतगर्द तंजीम करार दिया गया है। अमेरिका भी इस बात को तस्लीम करता है। आपने ये अभी जिक्र किया कि यहाँ पर अमेरिकी कांग्रेस का वफ्द आया हुआ है। ये किस कदर अफसोसनाक और तकलीफ दे बात है कि ये वाकया ऐसे दिनों में पेश आया जब अमेरिकी कांग्रेस का वफ्द पाकिस्तान में आया और खुद ईरान की ये हालत यह है कि वो अमेरिका से मुज़ाकरात कर रहा है। तो ईरान को भी ये बिल्कुल सोचना पड़ेगा और ईरान को भी ये फैसला करना पड़ेगा कि वो खुद भी इतना कंफर्टेबल नहीं है, खुद भी इतना आराम और आसाइश से नहीं है। उसको चाहिए कि वो पाकिस्तान की खुशनुदी को जाया ना करे, क्योंकि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के लिए भी और पाकिस्तान ने ईरान के लिए भी हमेशा ही अच्छे ख्यालात रखे हैं, अच्छे जज्बात रखे हैं, इनकी मुश्किलात में उनकी मदद की है और ये पूरी तारीख इस बात की गवाह है। लेकिन ये किस कदर अफसोसनाक और बदकिस्मती की बात है कि इन दोनों ममालिक की सरजमीन को इस्तेमाल किया जा रहा है पाकिस्तान के खिलाफ, और किस मुल्क के बेस पर, किस मुल्क के कहने पर, इंडिया के कहने पर, जिसके हाथों से मुसलमान अपनी जिंदगी से आजिज आ चुके हैं। मुसलमानों के लिए काफिया यार तंग किया। इनको तो सोचना चाहिए कि पाकिस्तान के साथ हाथ मिलाकर इंडिया के ऊपर जोर दे, इंडिया को मजबूर करे कि वो वहाँ पे रहने वाले हमारे मुसलमान भाई हैं उनकी जिंदगियों को आसान बनाए। वहाँ पर उनकी जिंदगियाँ जो हैं, आप देखिए आए रोज वाक़यात होते रहते हैं। अब ये दोनों मुल्क अगर उसके सहूलतकार बनेंगे तो ये इंतहाई अफसोसनाक, इंतहाई तकलीफ है और पाकिस्तान को इसके लिए जिस हद तक भी जाना पड़े इसको जाना चाहिए। और पाकिस्तान की आवाम अगर हुकूमत को इक़दाम करती है तो आई एम श्योर कि पाकिस्तान की आवाम जो है वो हुकूमत के ऐसे किसी भी अक़दाम की हिमायत और तायद करेंगे। पहला कदम तो यह है कि सफारतकारी के जरिए से इस मामले को फौरी तौर पर तय किया जाए। ईरान को इस बात का इकरार करना चाहिए कि उससे कोताही हुई है और उसको यकीन दिलाना चाहिए कि वो आइंदा इस तरह की वारदात, इस तरह का वाक़या अपनी सरजमीन पर नहीं होने देगा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा साले जाफर साहब, ये जो नहरों वाला मामला है सर, दो पीपल्स पार्टी कह तो रही है कि हम इत्तेहाद छोड़ सकते हैं, लेकिन ये पीपल्स पार्टी को भी पता है कि इत्तेहाद छोड़ने के बाद उनके पास भी कोई ख़ास वायबल ऑप्शंस नहीं है। तो ये नहरों का मामला आपकी नज़र में हल होगा कैसे, अगर वाकई इसे हुकूमत हल करना चाहती है तो? देखिए जी, दुनिया भर में जहाँ भी जिस मुल्क में भी पानी जैसे मसले को वहाँ दरपेश हुआ उनको, तो उन ममालिक में इसके ऊपर एजिटेशन नहीं हुए।
इस मामले के ऊपर मुजाहरे नहीं हुए, इस मामले को उन्होंने सियासत का हिस्सा नहीं बनाया, बिल्कुल, बल्कि माहिरीन जो उनके बड़े हैं, जो पानी के मामला को समझते हैं, वो आपस में बैठते हैं। अब देखिए ना, पाकिस्तान और इंडिया एक दूसरे के मुतहारिब मुल्क हैं, एक दूसरे के साथ इनकी दुश्मनी है, कोई इसमें शक व शुबा नहीं है, लेकिन पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान भी पानी का तनाज़ा था। पाकिस्तान बनने के बाद जब ईस्ट पाकिस्तान था, वहाँ भी उनका पानी का हमारा तनाज़ा था इंडिया के साथ, और वेस्ट पाकिस्तान जो आज का पाकिस्तान है यहाँ पर। तो ये एक आलमी अदारे ने पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान मुज़ाकरात कराए थे। ये नहीं है कि ये दोनों मुल्क एक दूसरे के ऊपर हथियार लेकर चढ़ दौड़े थे या जब से जुलूस शुरू कर दिए थे या अवामी एजिटेशन हो गया था, वो नहीं हुआ। पाकिस्तान ने अपना मौक़िफ़, पाकिस्तान ने अपना नुक्ता निगाह बिल्कुल सफारती सतह पे बयान किया। उसके बाद आलमी ताकतें बीच में आई, उनके माहिरीन बैठे, दोनों मुल्कों के माहिरीन के साथ बैठे और मामला तय हो गया। और इसका नतीजा है कि पिछले 70 साल से पाकिस्तान और इंडिया के मामला जो है वो ठीक है, गाए गए उसके ऊपर इशू उठते रहते हैं, लेकिन उसके लिए भी मैकेनिज्म मौजूद है। अगर खुदा न खासा सिंध और पंजाब के दरमियान या सिंध और वफाक के दरमियान कोई ऐसा इशू है तो उसको पहली बात यह उसको रिजॉल्व किया जा सकता है, माहिरीन बैठे और उसको तय कर ले। अगर उस दौरान कोई खुदा न खासा कोई ऐसी चीज सामने आती है जिसके ऊपर किसी एक हुकूमत को इतराज हो तो उसको भी सॉर्ट आउट किया जा सकता है, उसका भी हल निकाला जा सकता है। तो मेरी लिस्ट में ये जो सिंध में ये किया गया है, इसको सियासत की बुनियाद बनाई गई है। इनको सियासत के लिए और बेशुमार चीजें मौजूद हैं, आप उस पर जाएं। ऐसी चीज जिसका तल्लुक पाकिस्तान की सालमियत के साथ है, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के साथ है, उसको इनको सियासत का हिस्सा नहीं बनाया जा चाहिए। और मैं अर्ज करता चलूँ कि नहरें जो हैं सिर्फ पंजाब में नहीं बनाई जा रही, नहरें बलूचिस्तान में भी कई और बनाई जा रही हैं, बिल्कुल ठीक, नहरें सिंध में भी बनाई जा रही हैं, अब भी सिंध में नई नहरें बन रही हैं। अब खुदा ना खासा हम यहाँ ये शोर इस्लामाबाद में बैठकर बचाना शुरू कर दे कि जी सिंध जो है वो नहरें क्यों बना रहा है, तो जारी बात है एक लड़ाई का एक और मौजब बन जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद साले जाफर साहब, थैंक यू फॉर योर प्रोफाउंड एनालिसिस। जो भी हो, बातचीत और अफवाह तफहीम से मसाइल को हल होना चाहिए, चाहे वो अंदरूनी चैलेंजेस हों चाहे वो बैरूनी हों। एक ब्रेक ले लेते हैं, आपसे ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक जनाब, आपको एक मरतबा फिर से हम कहते हैं खुशामदीद, गुड मॉर्निंग पब्लिक में। और आजकल जो आपको पता है PSL के मैचेस हो रहे हैं, इसमें हमें बहुत सारी अच्छे मोमेंट्स भी देखने को मिलते हैं, कुछ लो मोमेंट्स भी देखने को मिलते हैं, बट ओवरऑल अच्छी बात यह है कि एक हेल्दी स्पिरिट और एक अच्छा स्पोर्ट जो है वो पाकिस्तान में हो रहा है। PSL मैचेस में कल लाहौर करंदर्स ने किया कम बैक किया और एक अच्छा खेल का मुजाहरा उन्होंने किया, लेकिन मजमूई तौर पर PSL की कारकर्दगी में बाकी टीम्स की कारकर्दगी कैसी है और कौन सी टीम फेवरेट बन सकती है, टॉप 3 में आ सकती है, इसी हवाले से हम बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद होंगे स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, तज्ज़ियाकार हैं राजा असद अली खान साहब। वेलकम टू द शो राजा साहब। सर, तो पहले तो ये बताइए आपकी फेवरेट टीम कौन सी है? देखिए, मैं तो ज़ल्मी को कह रहा था कि वो उसके पास बड़े फ्लैम्बायंट, बड़े एग्रेसिव, वेल नोन बैटर्स द लाइक्स ऑफ साइम अयूब और बाबर आजम, लेकिन पहला तो उनका जो इनकाउंटर था वो बड़ा डिमोरलाइजिंग रहा फ्रॉम देयर फॉलोअर्स एंड फैंस पॉइंट ऑफ व्यू। क्रिकेट इज़ अ ग्रेट लेवलर, इसमें आप कुछ कह नहीं सकते, आप फोरकास्ट करना भी हमाकत होती है। बहरहाल अभी बड़े इश्क के इम्तिहान है, आगे देखिए क्या क्या होता है। बिसाइड दिस आई थिंक मेरा दिल जो है वो कोयटा ग्लैडिएटर के साथ है। मैं चाहता हूँ कि दिस टीम शुड कम अप विद वेरियस रीजंस। एक उन्होंने बात यह है कि चूज़ कर लिया है लाहौर को अपना होम ग्राउंड, बिकॉज कराची को करना चाहिए था, उनके पास स्पिनर्स अच्छे हैं ओवरऑल। बहरहाल ये सारी बातें अपनी जगह, लेकिन एक जो इम्पोर्टेंट और फैक्टर है वो है कराची में लोगों का ना आना। कराची इज़ ए क्रिकेट सिटी और क्रिकेट का बहुत ज़बरदस्त कल्चर है। अब इसमें काफ़ी देर से ये बातें हो रही थी कि कराची में लोग क्यों नहीं आ रहे। जब मैं वहाँ लोगों से बात करता हूँ वो कहते हैं कि इतनी हर्डल्स हैं, इतने रास्ते कठिन और दुश्वार गुजार हैं कि मैदान के अंदर दाखिल होने से पहले आपको मीलों पैदल चलना पड़ता है। वहाँ पे ज़ाहिर है वो जो एक कार्ट होती है वो उसके अंदर वो भी सहूलत नहीं है, तो इसमें कोई ना कोई बंदोबस्त करना चाहिए। मेरे ख्याल में सिंध गवर्नमेंट ने अभी तक फ्रॉम द सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू बड़े अच्छे इंतजाम किए, लेकिन इस तरफ उनको इंटरवीन खुद करना चाहिए था। सर, वैसे ओवरऑल आपको कोई, ये अब आपने बात कर ही दी है स्टेडियम में लोगों के आने की, थोड़ा सा आपको कम नहीं लगा इस दफ़ा लोगों का जोश खरोश? कराची के अलावा भी, मतलब आपकी इफ्तिताही तकरीब भी हो गई,
कुछ लोग उस तरह एंथुसियास्टिक भी नहीं है, डिस्कशंस भी कोई सोशल मीडिया पर कोई बहुत आउटस्टैंडिंग टीम को लेकर या सपोर्ट मुझे नज़र नहीं आ रही। जवाब आपको पता है, लेकिन आप जवाब मेरे से लेना चाहती हैं। उसकी वजह है कि शिकस्त दर शिकस्त, कतार अंदर कतार आप हार रहे हैं। लोगों का इंटरेस्ट जो है, और सबसे बड़ी बात है कि एक जो होता है ना कॉन्फिडेंस आप इन्वेस्ट करते हैं किसी इदारे में, जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, लोगों को एतबार नहीं है, उल्टी सीधी खबरें लगती हैं इनके बारे में कि यहाँ पे सफारशी कल्चर है, यहाँ पर चापलूस हैं, यहाँ पर खुशामदी हैं। तो वो फिर लोग कहते हैं यार ये क्या है, ये खुशी थी वो भी हमसे छीन ली गई है। ये रिजेंटमेंट है, ये डेज ऑफ रिजेक्ट्स होता है जब लोग नहीं आते कि हम नहीं आ रहे, आपको नहीं देखना चाहते आपको। ये बड़े अफसोस की बात है। हालांकि सूरत से मुख्तलिफ भी हो सकती है, किसी के पास कोई सबूत तो नहीं है कि नेपोटिज्म हो रहा है या कोई ऐसी वैसी बात हो रही है। इसमें जो इदारा है उसको बड़ा मिसाली किरदार अदा करना चाहिए। कोई टीम की कारकर्दगी भी तो ना, मेरा ख्याल है नेशनल टीम की कारकर्दगी ने ज़्यादा डिमोरलाइज की है। पैथेटिक है। दूसरा ये है कि आप ये सारी चीज़ें आप इदारे पर नहीं डाल सकते, कुछ लोगों में भी तो होना चाहिए जो खेलने वाले हैं। यानी एक डिफेसिस्ट शिकस्त खुदा शक्लें हैं। अब देखें ना, कौन भूलेगा 119 साल से इंडिया के खिलाफ नहीं हुआ। अब आप ये बातें करें कि आपको डोमेस्टिक क्रिकेट में ये है, फलां में ये है, फलां में ये, तो उन प्लेयर्स का जो 11 दरख्शिंदा सितारे हैं, फिर उनकी बागिंग खींचने वाला भी कोई नहीं है। अब ये एक और भी हकीकत रुजाली है कि जो हमारी क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन है कि इस ज़माने में कोचेज़ हुआ करते थे क्लब में, वो मकल्लाजात से भी नवाजते थे, वो डांटते भी थे, घरों में ले जाके खाने भी खिलाते थे, फीसों के पैसे भी देते थे, खर्चा भी देते थे और चंदा भी नहीं लेते थे। अब अकेडमीज़ खुल गई हैं, वहाँ पर जो है वो फैशनेबल ख़वातीन जाती हैं, वो चाहती हैं हमारे बच्चे क्रिकेट खेले बगैर ही क्रिकेटर बन जाएं। ये भी ख्वाब हैं। टेलीविजन पर देख के वैसे IPL और PSL दिमाग ख़राब हुए यंगर फोक के इट्स एन ईजी मनी कमिंग इन। आप पाकिस्तान की तरफ खेल रहे हैं, ठीक खेल गए, उसके बाद आपको प्राइवेट लीग्स मनी इज पोरिंग, यू आर ट्रैवलिंग बिजनेस क्लास, आप बिग बैश खेल रहे हैं, आप कैरेबियन लीग्स खेल रहे हैं, आप बांग्लादेश लीग खेल रहे हैं, मनी इज पोरिंग इन। वो जो प्राइड होती थी टू रिप्रेजेंट योर कंट्री, उसमें जो एक जिम्मेदारी थी कुछ इदारों की, जिसमें हमारी हाई परफॉर्मेंस सेंटर जो एक अकेडमी है उसका रोल था टू प्ले, बिकॉज आपका एक स्पेशल केस है थ्रू आउट इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, आप देख लें हमारे ढांगी निराले हैं। हमारा यंगर फोक जो है वो उसकी सब ठीक करने वाला कोई नहीं है। उनको समझाना कि इस तरह खेलना है, इस तरह इनको डेवलप सब कोई समझाने वाले हैं, किस किस को समझाएंगे आप? अच्छा ये बताइए कि अब तक जो मैचेस हुए हैं, कोई ऐसा क्रिकेटर जिसकी परफॉर्मेंस आपको बड़ी अच्छी लगी हो? देखिए, एक तो अच्छी बात है कि साइम अयूब जो कि अब यंग है मगर एस्टैब्लिश हो चुके हैं, ही स्ट्रेट अवे स्कोर्ड 50 रन आफ्टर कमिंग फ्रॉम द इंजरी, फिटनेस के मसाइल थे। फिर अगरचे विंस रिजवान ने 100 किया, लेकिन विंस ने जो बाद में 100 किया वो स्ट्राइक रेट ज़बरदस्त था, वो चौकों चौकों की बारिश थी। अब इसमें एक चीज़ देख लीजिए सारे प्रोसेस में कि जो फॉरेन प्लेयर्स हैं वो उनके आप मसल्स देखें, उनकी पावर हिटिंग देखें, कैलकुलेटेड, वो प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स भी खेलते हैं। हमारे अभी तक 126-30 से निकले वो 150, 60, 200, 250 तक पहुँच जाते हैं। तो ये चीज़ें ऐसी हैं जिसमें हम पिछड़ रहे हैं, और ये इस सारे प्रोसेस में जो पसंदीदा प्लेयर हैं वो वही हैं, जैसे कैटमोर हैं, वो छक्के और चौके लगाते हैं। ये T20 के लोग इसके देखने आते हैं कि छक्के और चौकों की बारिश हो। वैसे छक्के अब बेवक्त हो गए हैं, ऐसे लग रहे हैं, इन 6-6, 7-7 छक्के एक बैटर लगा रहा है, 100 का तो उसके अंदर भी उसके 7-8 छक्के भी हो सकते हैं। ये क्रिकेट मॉडर्न क्रिकेट है। तो इसमें वही क्रिकेटर अभी क्योंकि आगे सिलसिला और चलना है, मैंने 3 सेंचुरियंस का जिक्र कर दिया, और सेंचुरीज बननी चाहिए, स्कोर बियॉन्ड 200 के ऊपर जाना चाहिए, 250 जाना चाहिए, जो कि हो रहा है। एक तरफा मैच भी होते हैं T20 में, लेकिन मामूली तौर पे ऐसे ही होना चाहिए। आई होप एंड प्रे कि विक्ट्रियाँ ऐसी बने, मजीद अच्छी बने। अब 200 रन होना शुरू हो गए, जैसे जैसे एज टाइम रोल्स ऑन हम देखेंगे कि बड़े रन भी बनेंगे, तवक्को तो यही है। बिल्कुल सही। और सर अभी वुमेन क्रिकेट टीम के हवाले से क्या एक्सपेक्टेशंस है आपकी? मुझे तो लगता है हमारी दूसरी टीम से तो थोड़ी बेहतर ही है फिलहाल। ये क्वालिफायर खेल रहे हैं, अभी इन्होंने क्वालिफायर, खर्चा अल्लाह ना करे कभी ऐसा हो, अब वो क्वालिफायर खेलेंगी। देखें हमारी जो वुमेन है ना, इनमें एक चीज़ बड़ा इशू है, आपने महसूस किया होगा। जब मैं गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ता था तो वहाँ पे जो हमारी क्लास फेलोज तो नहीं थी, इंग्लिश डिपार्टमेंट में स्टूडेंट्स पढ़ती थी, वो टॉल भी थी और उनके लगता था कि ये पंजाब की ख़वातीन हैं, इनकी सेहतें बड़ी अच्छी हैं। एक पहला इशू ये है कि नहीफ़, कमज़ोर और लागत दिखाई देती हैं। शायद ये जो हमारी मैं UN की कंसल्टेंसी करता रहता हूँ कि एनेमिक माएँ भी हैं, उनकी भी बच्चे इसी किस्म के होते हैं। आप देख लें, मैं क्रिकेट बोर्ड के लोगों से भी ये बात करता हूँ, एक ये इशू है, वो फिटनेस का मेयार नहीं है। आप क्वालिफायर कर रहे हैं, 25 करोड़ का ये मुल्क है और क्रिकेट बोर्ड ने इन पे बेपनाह इन्वेस्ट किया, हर कैश एंड काइंड एंड टूर्स एंड विजिट्स। ये आप कह नहीं सकते। एक इदारा एक बना हुआ है जिसकी अब जो DC लाहौर थी उसकी चेयरपर्सन बन गई हैं राफिया साहिबा, वुमेन विंग की। अब ये क्वालिफायर खेल रहे हैं। आज पाकिस्तान का वेस्ट इंडीज़ से मैच है, हमारी लड़कियों ने अच्छा परफॉर्म किया, इन्होंने स्कॉटलैंड को हराया, वेस्ट इंडीज़ ने
वेस्ट इंडीज़ स्कॉटलैंड से हार गई है। अब होना ये है कि पाकिस्तान के आज के बाद हम अभी पॉइंट्स पर 2 मैच खेल कर दोनों जीत चुकी हैं हमारी वुमेंस जो हैं। तीसरा मैच आज, अगर आज पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ को हरा देती है तो बांग्लादेश को हराए या ना हराएं, एक मैच और जीतना होगा, वो है आपका थाईलैंड से। तो इस तरह हमारी वुमेंस जो हैं वो क्वालिफाई कर जाएंगी फॉर द क्रिकेट वर्ल्ड कप टू बी प्लेड इन इंडिया। अब इसमें बड़ा ज़रूरी है, वो एक मेगा इवेंट है कि इनको एक्सपोजर मिले, कोई सब फिर छोड़ी नहीं। लेकिन आप ये देख लिया कि मैं भी देख रहा हूँ, आज से 2005 में मैंने एक MOU साइन किया था एज ए रैप ऑफ यूनिसेफ एंड PCB, तो वो उनमें से बात बच्चियाँ अभी तक भी खेल रही हैं। अच्छा, अब वो जैसे मैं समझता हूँ डायना बेग वेरी टैलेंटेड, लेकिन वो काफ़ी अच्छे से खेल रही है, उनकी रिप्लेसमेंट क्यों नहीं है, वो भी खेलें, उनके साथ कुछ और भी आ जाएँ। निशा सिंधु का नाम देख लें आप, आलिया रियाज लीडिंग ऑलराउंडर है, लेकिन अब इनके साथ साथ और भी तो इसके नामों की पैदा होनी चाहिए। हो सकते हैं, एक तो ये कि प्रॉबेबली अपनी फिटनेस उन्होंने बड़ी मेंटेन की हुई है, एक तो ये, या दूसरा ये हो कि उनके मुतबादिल हम ढूंढ ही नहीं पाए। एक और चीज़ भी है, आप अपना सोशल सिस्टम देखें ना, अब कुछ लोग इससे मेरे से काउंटर आर्गूमेंट करते हैं। आप ये देखें कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपके घरों में बच्चियों को अलाउ नहीं है कि आप जाके ओपन जगह पर प्रैक्टिस करें। ट्रांसपोर्ट के इश्यूज़ हैं, फिर फ्यूचर क्या है, बैंक की नौकरियां हैं, या इतने जैकपॉट लग जाएंगे कि आप फॉरेन लीग जाके कुछ इतने पैसे आप पाइल अप कर लें, अपना पाउडर ड्राई कर लें कि आपके मुश्किल वक्त में वो वसाइल आपके काम आएँ। तो इसमें बहुत से इश्यूज़ हमारे सोशल और रिलीजियस भी हैं कि हमारी बच्ची आमतौर पर वो भाई छोड़ने नहीं जाते, कजन्स कहते हैं ये क्या खेल रही हैं। तो ये अब इस ऐसे ऐसी चीज़ें ये ख़त्म होनी चाहिए। एंड दोज हु आर प्लेइंग दे शुड बी provided full facility in terms of transport, in terms of livings and meals and everything। इनको बड़ा अच्छा एक पैकेज मिलना चाहिए। अब ये हो रहा है कि हमारी जो नेशनल चैम्पियनशिप है T20 की या इवन 50 ओवर्स की भी होती है, वो टेलीवाइज नहीं होती, वो एक्सपोजर नहीं है, ये भी एक गिला है। लेकिन बाय ऑल सेड एंड डन आई टेल यू, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनकी ये बात ना चाहते हुए, उसको अगर आप ये ना समझे कि मैं उनकी खुशामद कर रहा हूँ, कि इन पे काफ़ी इन्वेस्ट किया, इनके बेतहाशा फॉरेन टूर्स हैं, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, वो तो हैं, बट आई जस्ट रिमेंबर कि वंस आई वाज डूइंग अ ट्रांसमिशन ऑफ वर्ल्ड कप, अब मैं नाम नहीं लूँगी उन खिलाड़ी का, वो मेरे साथ मौजूद थी, तो वो अपनी स्पोर्ट्स किट अरेंज खुद स्पॉन्सर कराने के चक्कर में थी, बिकॉज स्पोर्ट्स बोर्ड उन्हें नहीं दे रहा था, और वो नाला थी इस बात पे कि ये बेसिक फैसिलिटीज़ भी खिलाड़ियों को नहीं मिलती, हमें नहीं दी जाती, मेल क्रिकेटर्स को दी जाती हैं। ये डिस्क्रिमिनेशन टू एन एक्सटेंट है। जो वुमेन विंग है ना, मेरा उनके साथ काम करने का एज एन एडवाइज़र एक एक्सपीरियंस है कि वो वसाइल नहीं हैं। अब बजट देखें ना, बजट शायद नकवी साहब ने कुछ उसमें इजाफा किया है, ये ड्रास्टिकली उसमें कम किया हुआ है। एक तो ये कि ये ज़रिए आमदन नहीं है वुमेन क्रिकेट। मेंस की जो है वो कहते हैं इस पे इससे आना है और इस पे ही हमने मज़े भी लूटने हैं, शानदार दफ्तर भी बनने हैं, टूर्स भी होने हैं, और वुमेन मेंस क्रिकेट पर ज़्यादा इन्वेस्ट किया जाता है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, मैंने ऑस्ट्रेलिया जब टूर किया पहली मरतबा, तो वहाँ पर जब मैचेस के दौरान इतने इतने बड़े पलंदर, इतने इतने बड़े मैगजीन्स होते थे वुमेंस क्रिकेट के हवाले से, इतनी ऑर्गेनाइज। और आप ये बात मान लें कि जहाँ वुमेंस होती हैं वहाँ पे हाइजीन बेहतर होती है, वहाँ पे करप्शन कम होती है, वहाँ पर चीज़ें सिस्टमेटिकली होती हैं। लेकिन हमारी वुमेन क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें इतनी रेगुलर नहीं हैं। अब जो नाकाम व नामुराद पाकिस्तान क्रिकेट टीम का सेलेक्टर होता है या चीफ सेलेक्टर होता है, उसे कहते हैं चलो वुमेन को संभाल लो। मैं नहीं कह रहा कि मोहम्मद वसीम नालायक आदमी, लेकिन ये पाकिस्तान क्रिकेट के चीफ सेलेक्टर हैं, अब वो हेड कोच लग रहे हैं वुमेन के। इसी तरीके से बाकी लोग भी जिनको कोई और मौका नहीं मिलता, अंकल टाइप, उनको कहते हैं आप इधर आ जाएं। अब वो आके इधर करते हैं, उन पर जिम्मेदारी हो जाती है। अब वो शिकस्त के बाद वो कहते हैं हम क्या करें, हमारे पास जो कुछ है हम वही खिला रहे हैं ना। आप देखिए वही प्लेयर्स हैं, बार बार रिपीट हो रही हैं। आपका नेशनल पूल बड़ा काम है। लाहौर में कनेड कॉलेज, लाहौर कॉलेज और पंजाब यूनिवर्सिटी, ये 3 जगह हैं जहाँ पर वुमेंस खेलती है। बाकी कोई ऐसा इदारा नहीं है जहाँ पे आप कहें कि जी वुमेन क्रिकेटर्स खेल रही हैं। इसके अलावा भी आप देखें वुमेन स्पोर्ट्स की ओवरऑल सिचुएशन क्या है, जो कि बड़ी गैर तसल्ली बख्श है। बिल्कुल सही। अच्छा सर, अब ये जो PSL हो रहा है, इसमें जो लोकल डोमेस्टिक टैलेंट आपको कोई बहुत अच्छा नज़र आए? देखिए अली रज़ा एक फास्ट बॉलर है, उनके बारे में हम बात कर रहे हैं कि वो ही इज़ कमिंग। अब साहब फरहान खेल रहे हैं, लेकिन वो पाकिस्तान की तरफ से खेल चुके हुए हैं। अब ये जो सवाल आप कर रही हैं ना, ये मैं खुद से देखता हूँ फर्स्ट क्लास में और क्लब क्रिकेट में आपको वो दरख्शंदा सितारे नजर नहीं आ रहे, मीडियोकर्स की भरमार है। आप देख लें ना कि वो हसन नवाज़ को मौका दिया गया था, उन्होंने 5 मैचों में 100 दाग दिया। वो जो फारसी में कहते हैं ना, खुश दरख्शेज वाले शोला मुस्ताजल बूद, यानी एक
खूब चमका मगर ये जल्द बुझ जाने वाला शोला था, वो एक ही परफॉर्मेंस दी, उसके बाद उनसे उम्मीद भी कोई नहीं है, क्योंकि जिस अभी उनको गलत वक्त पर मौका दिया गया। हमारे यहाँ पे अब बदकिस्मती से मुझे रिपीट करना पड़ रहा है कि मीडियोक्रेट्स की भरमार है। मैंने क्लब क्रिकेट लाहौर की खेली हुई है, मैंने लाहौर की तरफ से क्रिकेट खेली हुई है, मैंने पाकिस्तान की तरफ से जूनियर क्रिकेट खेली हुई है। इतना टैलेंट था क्लब क्रिकेट में, जिस एहतमाम के साथ वो रोकते थे, जिस एहतमाम से वो शॉटें बनाते थे वो। और मैंने तो अपने पैदा होने से पहले के क्रिकेटर्स की बातें सुनी हुई हैं, वो फ्यूचर की क्रिकेट खेलते थे, इतने एग्रेसिव थे। मुझे भी याद है कि जिस तरह बना के मेरे साथ जो खेलने वाले क्रिकेटर थे वो चौके और छक्के लगाते थे, क्या उनकी बॉडीज़ कितनी मस्कुलर थी। अब चेहरों पे एक तो बेरौनकी बड़ी है, ना इनको हारने का काम है ना जीतने की खुशी होती है, अजीब तरह के माहौल बन गया हुआ है। उसकी वजह यह है कि टैलेंट की नाकदरी भी बड़ी है। आई टेल यू के एट सर्टन लेवल आप देखें कितने पाकिस्तान के लेवल पर ये बातें होती है, कोई क्लैरिफाई करने वाला नहीं है, कोई वजाहत करने वाला नहीं है। देखें एक बात, जब अगर मैं इफ़ आई एम एट द हेल्म ऑफ द अफेयर्स, मेरे अदारे के बारे में आ जाए कि फ्लां शख्स रिश्तेदार है, तो मैं उसी वक्त से क्लैरिफाई करूँगा। और दूसरा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, कोई इस्तीफ़ा नहीं देता, कोई ये नहीं कहता कि ये मेरा भांजा भतीजा या मेरा सन लॉ खेल रहा है, आई एम आर्टिकुलेटिंग माई सेल्फ, मैं अलग करूँ अपने आप को। ये वैल्यूज़ थी किसी ज़माने में, जिसको तो अब समझते हैं कि कुछ भी नहीं है। दूसरा आप देखें ना, अब रिजवान प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, मुझे नाम लेना पड़ेगा, वो ऐसी ऐसी गुफ्तगू करते हैं, ऐसे ऐसे जुमले अदा करते हैं, उनसे कहे कि आप हार गए तो आगे से कहते हैं कभी खुशी कभी गम। व्हाट नॉनसेंस इज दिस, कोई समझाने वाला नहीं है। अच्छा कभी कहते हैं अच्छा जी अब न्यूजीलैंड से आ गए, कोई नहीं अब जाके मजा आएगा, अब जाके PSL खेलेगा। यार ये कोई गली मोहल्ले की बात है, यू आर रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान, बड़े सेट स्टैंडर्ड्स हैं, ये यहाँ खेली जाती क्रिकेट। और अब ये समझ लें कि शायद वो हम इस किस्म की जुमलेबाजी करके शायद हम बड़े अपने आप कहें कि हम बड़े, हमारी सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग है, ये बात नहीं है। क्रिकेट बहुत एडवांस हो चुकी है और फॉर्चुनेटली मैंने उन तमाम तरक्की याफ्ता मुल्कों में बेतहाशा ट्रैवल करके उनकी एसोसिएशन देख ली हैं। आपके यहाँ पर डाई हार्ड सर्वेंट ऑफ द गेम भी नहीं है, हर शख्स कहता है कि मुझे क्या मिलेगा। एक ज़माने में वो अंकल साहब भाईजान जिनका उस दिन मोहम्मद यूसुफ भी जिक्र कर रहे थे एक प्रोग्राम में, वो होते थे, वो बाहर बैठ के शाउट करते थे और वो बाज़-औक़ात फिज़िकली भी दो चार लगा दिया करते थे, मग़लज़ात से भी नवाजते थे और बड़ा गम खार होते थे प्लेयर्स के। वो उनको पैसे भी दिया करते थे, जैसे मैंने पहले बताया कि वो लुक आफ्टर करते थे। अब ये चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, अब किसी के पास वक्त नहीं है। वक्त ये है कि अकेडमीज़ बन गई हैं, वहाँ पे आप दे हेवली चार्ज और सब्ज बाग दिखाते हैं पेरेंट्स को कि जनाब ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਵੱਲੋਂ खेलन लगा है, ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ पाकिस्तान ਵੱਲੋਂ खेलेगा, क्या बात है, वाह जी वाह। बस ये चीज़ें हो रही हैं, बस उसी में सब खुश हो जाते हैं, लेकिन इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स अच्छे नहीं है, जिस तरह अभी सरदार साहब जिक्र भी कर रहे थे। असद साहब बहुत शुक्रिया आजाद साहब आपका और आपके वक्त का। उम्मीद करते हैं जनाब ये जो बाकी PSL मैचेस हैं ये आपके लिए भी कुछ महसूस कुन रहे और अच्छे क्रिकेट हमें इसके अंदर देखने को मिले। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपसे वेलकम बैक जी। आपको एक मरतबा फिर से हम खुशामदीद कहते हैं। पंजाब में और लाहौर शहर के अंदर भी जो आदाद शुमार हमारे सामने आते हैं बच्चों की गुमशुदगी के हवाले से, वो कुछ खौफ अफजा नहीं है। और पंजाब में रोज़ाना तकरीबन 70 से ज़ायद बच्चे जो हैं अपने वालिदैन से बिछड़ जाते हैं। अक्सर मसरूफ़ बाज़ारों, हस्पतालों, पार्क्स या सड़कों पर लावारिस हालत में मिलते हैं। मेरा प्यारा पंजाब सेफ सेंटर अथॉरिटी का बिछड़े बच्चों को वालिदैन से मिलाने का एक एहसन इकदाम है और एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ टेक्नोलॉजी की मदद से बच्चों को उनके लवाहिकीन से मिलाया जाता है और गुमशुदा बच्चों को घर भी पहुंचाया जाता है। ये इदारा कैसे काम करता है और किस तरीके से फैसिलिटेट करता है आवाम को, इन बच्चों को किस तरह प्राइवेसी का ख्याल रखा जाता है, बच्चों की टेक केयर की जाती है, इन तमाम तर मौज़ूआत पर बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद होंगी सिद्रा इकराम साहिबा, ये इंचार्ज है मेरा प्यारा सेंटर की, और सदफ ज़हूर वो भी इंचार्ज है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। तो सिद्रा साहिबा पहले तो ये बताइएगा किस तरीके से ये आपका सेंटर काम करता है। बहुत शुक्रिया मैडम। हमारा जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है वो बेसिकली 15 है। ठीक है, 15 पे जब आप कॉल करते हैं तो IVR आपको सुनाई देता है कि IVR 1 प्रेस करें तो एमरजेंसी कॉल जो है आपकी एमरजेंसी सेंटर में कॉल मिलाई जाएगी। IVR 2 प्रेस करें तो वुमेन सेफ्टी के हवाले से आपकी मदद की जाएगी। IVR 3 प्रेस करेंगे तो चाइल्ड सेफ्टी से रिलेटेड जितने भी आपके इश्यूज़ हैं आप वो उस पर बता सकते हैं। मेरा प्यारा का बेसिकली जो इनिशिएटिव है वो मरियम नवाज़ ने 26 जुलाई 2024 को लिया था। इट्स बीन अबाउट 8 मंथ्स। बच्चों से रिलेटेड शिकायत जो अभी तक हमारे पास आई हैं वो 50,000 से ज़्यादा केसेस हैं जो जिसमें बच्चा विक्टिम है, अंडर 18 चाइल्ड जो विक्टिम है उनसे रिलेटेड केसेस आया, बच्चा गुम हो गया, किसी को लावारिस मिला है,
बच्चे के साथ कोई ज़्यादती हुई है जिसको हम कहते हैं अब्यूज़ या मोलेशन हुई है, रेप हुआ है बच्चों के साथ, बच्चे के साथ कोई कॉर्पोरल पनिशमेंट्स हैं, स्कूलों में मदरसास में लड़ाई झगड़ा है, मारपीट है बच्चों के साथ या तशद्दुद है, उनसे रिलेटेड चाइल्ड लेबर, चाइल्ड बैगिंग, ये सारी कैटेगरीज जिसमें चाइल्ड जो है विक्टिम है, वो केसेस हमें रिपोर्ट होते हैं थ्रू 15। कुछ केसेस हम सोशल मीडिया से भी उठाते हैं, जैसे सोशल मीडिया में हमने कोई बैनर देखा कि एक बच्चे का बैनर सर्कुलेट हो रहा है कि ये बच्चा लापता है और उसकी कोई FIR रजिस्टर्ड नहीं हुई, फर्स्ट उसकी रिपोर्ट ही रजिस्टर्ड नहीं हुई, तो हम जो विक्टिम है उसको सपोर्ट करते हैं, उसकी FIR इंश्योर करते हैं विदिन 24 आवर उसकी FIR हो जाए। और जो बच्चे लावारिस हमें मिलते हैं मुख्तलिफ मकामात से, जैसे सुबह पंजाब में 70 से 75 बच्चों के दरमियान जो एक रेशो है, पूरे पंजाब में 24 घंटों में हमें एक रिपोर्ट आती है कि इतने बच्चे लापता हो गए। 30-32 बच्चे उन्हीं में से मुख्तलिफ मकामात में से हमें मिलते भी हैं, किसी की गुमशुदगी की और रिपोर्ट हुई है, किसी की नहीं होती। जो बच्चे हमें मिले हैं वो ज़्यादा चैलेंजेबल है कि उनको शेल्टर प्रोवाइड करना है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी है, सेफ्टी प्रोवाइड करनी है। पुलिस स्टेशन में तो नहीं उसको रख सकते, हम बच्चों से बात करते हैं, इंटरव्यू करते हैं। पहले क्या होता था कि अगर किसी को लावारिस बच्चा मिला तो उसने किसी सेंटर के हवाले कर दिया, जो भी उसके घर के पास सेंटर था और उसकी कोई इनिशियल रिपोर्ट नहीं हुई या 15 पे उसका कोई रिकॉर्ड जो था वो मेंटेन नहीं हो रहा था। अब जितने भी बच्चे हमें मिलते हैं हम उनको शेल्टर प्रोवाइड करते हैं, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में, ईदी में, दारुल अमान्स में, ऑर्फन एजेस में उनको शेल्टर प्रोवाइड की जाती है। और जो बच्चे लापता हो जाते हैं उनकी FIR रजिस्टर करते हैं और IO से रोज़ाना 24 घंटे के बाद हम कॉन्टेक्ट करते हैं कि आपने बच्चे को ट्रेस किया नहीं किया। जो विक्टिम फैमिली है उनसे बात करते हैं, आपको कोई क्लू मिला, कोई इन्फॉर्मेशन आपके पास आई या बच्चे ने आपसे कॉन्टेक्ट किया, क्योंकि रन अवे किड्स की भी कॉल्स हैं बीच में, उनसे फिर कॉन्टेक्ट करते हैं और साथ साथ जो है उन केसेस को रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, इन्होंने बताया सोशल मीडिया से भी आप लोग केसेस पुट अप करते हैं, तो कुछ लोग सोशल मीडिया के थ्रू भी आपसे कांटेक्ट करते हैं? एग्जैक्टली मेरा प्यारा का जो बेसिक मकसद है कि हमने फैमिली ट्रेसिंग पे काम करना है। पहले भी 15 पे कॉल मसूल होती थी, लॉस्ट एंड फाउंड के केसेस को डील किया जाता था, लेकिन मेरा प्यारा स्पेसिफिकली जो हमने बनाया, इसके बनाने का पर्पज़ ये है कि वो बच्चे जो साल हर साल से लापता है, मतलब ईदी सेंटर में है, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में मौजूद है, किसी भी ऐसे जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट है वहाँ पे मौजूद है, उनकी फैमिली ट्रेसिंग पे वर्किंग करनी है। अब सोशल मीडिया के थ्रू जो एक ऐसा गुड प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे हम जैसे ही केस शेयर कर रहे होते हैं, कोई भी हमें 15 की कॉल रिसीव हो रही है, कहीं से भी क्वेरीज हमें आ रही हैं, लोग हमसे रब्ता कर रहे हैं, हम उसका बच्चे का एक पोस्टर बना देते हैं जो मतलब प्रेजेंटेबल है और इजीली, मतलब उस पर सारी डिटेल्स होती हैं, बच्चे का नाम क्या है, उसके वालिद का नाम क्या है, रिहाइश कहाँ की है, और उसकी पिक्चर शेयर कर देते हैं। तो जैसे ही हम सोशल मीडिया पे उसका बैनर या पोस्टर शेयर करते हैं तो लोग देख के बता रहे होते हैं कि ये वही बच्चा है जो मेरी गली मोहल्ले का है, या वो बच्चा है जिसको मैंने कहीं देखा था। मतलब ऐसा गुड प्लेटफॉर्म है जहाँ से हमें क्वेरीज मसूल हो जाती है कि अच्छा ये वही बच्चा था, तो फैमिली ट्रेसिंग ईजी हो जाती है हमारे एंड पे। इसी तरह हम चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो या जो भी है, हमारी सोशल मीडिया की टीम है या फील्ड टीम है, वहाँ पे जाके बच्चों से इंटरव्यूज भी कर रही होती है। अब हमारे पास केस आ गया है कि बच्चा जो है कहीं से लापता हो गया है या कहीं से मिल गया है, हम लापता होने वाले बच्चे पे तो हमारी तगोदो जारी होती है कि पुलिस के साथ मिलके हम काम कर रहे होते हैं। जो फाउंड हो गया है बच्चा, हमें कहीं से लावारिस मिला है, उसको हमने जहाँ पे भी रिजाइड करवाना है, ईदी सेंटर या चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में, तो वो उसकी फैमिली ट्रेसिंग पे काम करते हैं। मेरा प्यारा स्पेसिफिकली फैमिली ट्रेसिंग पे काम कर रहा है कि कैसे बच्चे को जो है उसके पेरेंट्स तक वापस मिलवाना है। बिल्कुल सही। सो कितने सक्सेसफुली तौर पर आप बच्चों को रीयूनाइट कर चुके हैं अपनी फैमिली? सैकड़ों केसेस हैं ऐसे हमारे पास, जैसे मैंने आपको बताया था 50,000 से ज़ायद हमारे पास क्यूरीज रिसीव हुई हैं विदिन 8 मंथ्स, जिसमें बच्चा गुम हुआ है, डिफरेंट जगहों से मिला है। ये डेली अपडेट होते रहते हैं केसेस, इन पे FIR भी रजिस्टर होती है और इनकी फैमिली ट्रेसिंग पे काम किया जाता है। जैसे मैडम ने बताया कि बच्चे से हम बात करते हैं कि किसी बच्चे को अगर अदारे में हमने रखवाया तो वो सारी उम्र उस अदारे की जीनत बन के ना रह जाए, बल्कि उसकी फैमिली ट्रेसिंग पे काम किया जाए। बच्चों की मेमोरी टाइम के साथ साथ फ्लश आउट होना शुरू हो जाती है। अगर उसको कोई इन्फॉर्मेशन पता है, जैसे अभी वो रिसेंटली लापता हुआ है, तो वो अपने बाप के बारे में बता सकता है, मेरा बाप फलां के साथ काम करता है, रिक्शा ड्राइवर है, मोची है, माँ किसी के घर में काम करती है। अमूमन गरीबों, अभी तक जो हमारे सामने आया है एनालिसिस वो ये है कि गरीबों के बच्चे लापता होते हैं, और वो बच्चे जो स्पेशल है, जो जिनकी प्रॉपर टेक केयर नहीं होती या वो अपने घर से निकलते हैं तो वापसी का रास्ता भूल जाते हैं। स्पेशल चिल्ड्रंस को फैमिलीज़ तक जो रीयूनाइट करवाना है, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। अगर आपने किसी अदारे के स्पुर्द तो उसको कर दिया, लेकिन बाद में उस पर फॉलो अप ही नहीं लिया या उसकी वर्किंग नहीं की, या हो सकता है उसके पेरेंट्स ने कॉन्टैक्ट किया है 15 पे और आपने उसकी रिकॉर्ड मैचिंग नहीं की। हमारे पास AI के एल्गोरिदम है, AI की मदद से भी बच्चों की केसेस को, हमारा डाटा जो है वो उसको एनालिसिस करता है डाटा को,
पिक्चर की बेस पे और डाटा की बेस पे अगर कोई मोहम्मद अली की कॉल आई है रात को कि बच्चा लापता हुआ है और सुबह फिर माँ बाप ने कॉल की है, किसी को लावारिस मिला बच्चा, माँ बाप ने रात को कॉल की थी बच्चा लापता हो गया है लाहौर के एक पॉइंट से, वो किसी लाहौर के दूसरे पॉइंट पे किसी और को मिला है, मैंने कॉल कर दिया कि मुझे ये पार्क के बाहर से एक बच्चा मिला जो रो रहा है, बच्चा इस तरह से दिखाई देता है, इस तरह के कपड़े पहने हुए हैं, ये नाम है, उम्र इसकी 10 से 12 साल है। हम डाटा बेस में अपना डाटा सारा फॉर्म में फिल करते हैं। एआई जो है ऑटोमेटिकली मैच करके बताता है कि जो रात को कॉल आई थी अली की और जो सुबह बच्चा आपको मिला है वो सेम है। उस बच्चे की इन्फॉर्मेशन हम पेरेंट्स के साथ शेयर करते हैं तो पेरेंट्स हमें वेरीफाई करते हैं कि ये बच्चा हमारा है, तो फिर थ्रू प्रॉपर वेरिफिकेशन और प्रोसीडिंग के बाद हम उसको फैमिली के रीयूनाइट करवा देते हैं। बिल्कुल सही। और ये जो सेफ सिटी के साथ लिंक्ड है, आपके पास कैमरों तक की भी रसाई है? बिल्कुल, अगर फर्स्ट जो हमारा अगर कॉलर ने 15 पे कॉल कर दिया तो पहला हमारा जो है वो यही होता है कि इसकी गली के बाहर कोई कैमरा तो नहीं लगा हुआ, वहाँ से देख लें बच्चा कितने बजे निकला था, किसके साथ निकला था। जैसे ही फैमिलीज कॉल करती है, सेफ सिटीज़ के अपने कैमराज जो हैं वो हर स्ट्रीट में, हर मेन रोड पे आप देखती हैं कि लगे हुए हैं। 8000 से ज़ायद कैमराज हैं जो इंस्टॉल हैं पूरे लाहौर में। इनिशियली हम जो चेक करते हैं वो सेफ सिटी के कैमरों की मदद से ही चेक करते हैं। जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स हैं हम उनको आके कहते हैं कि आप आएँ, हमारे जिस जगह से आपको क्लू मिलता है आप बताएं बच्चे की कि बच्चा कहाँ से निकला है, कहाँ गया है। तो बहुत से बच्चे हमने कैमरों की मदद से भी मिलवाए हैं। और एक तो कॉल ऐसी आई, आपको पता है हमारे पैनिक बटन्स भी इंस्टॉल्स हैं जहाँ पे आप अगर आपके पास मोबाइल नहीं है या किसी ने आपको मोबाइल स्नैच कर लिया है तो आप पैनिक बटन प्रेस करेंगे तो आपकी कॉल 15 पे आ जाएगी। तो एक केस हमारे पास आया, बच्चे घर से निकले लापता हो गए, उन्हें घर का एड्रेस नहीं आता था, वो इधर उधर घूम रहे थे, उन्हें नहीं पता था कि ये बटन किस लिए है। उन्होंने पैनिक बटन 15 का प्रेस किया तो कॉल 15 पे आ गई क्योंकि उसके ऊपर लिखा हुआ था 15। उनको लगा कि शायद ये कॉल उन्हीं के पास जाएगी। जब उन्होंने कॉल की, हमने बच्चों से बात की, अपनी पुलिस डिस्पैच की, कैमरास के थ्रू उसको मोनीटर भी किया। उन्हीं पैनिक बटन्स के ऊपर हमारे कैमरास भी इंस्टॉल हैं। बच्चों से बात की तो उन्होंने कहा कि हम घर से निकले थे और वापसी का रास्ता भूल गए और वो एक पार्क के बाहर थे, ज़ू के बाहर थे, जो लाहौर ज़ू है उसके बाहर थे। फिर उनको पुलिस स्टेशन लाया गया, पहले उनको रेस्क्यू किया, फिर उनकी फैमिली से कांटेक्ट किया कि आपकी फैमिली कहाँ पे रहती है, किस बाज़ार में है, किस मोहल्ले में है। फैमिली से कांटेक्ट करने के बाद बच्चों को फिर फैमिली से रीयूनाइट करवाया। यानी बच्चे भी अवेयर हैं आजकल के। अच्छा, कुछ ऐसे केसेस भी होते हैं कि नौमौलूद भी आपको मिलते हैं और ये बड़े दिलखराश वाक़े होते हैं, सो फिर उनके तो लवाकिन मुश्किल ही होते हैं ट्रेस आउट करना, उनका क्या सिस्टम आप लोग अडॉप्ट करते हैं? मैडम, अभी तक जो हमें केसेस रिसीव हुए हैं 8 माह में 83 से ज़ायद, ये तो एक मैं कल एक एनालिसिस कर रही थी, 83 बच्चों से ज़्यादा बच्चे हमें मिले हैं जो लावारिस हैं और मतलब न्यू बॉर्न बेबीज़ हैं। सड़कों से, मोहल्लों से, फील्ड से, खेतों में फेंक देते हैं। और ये बहुत ही बड़ा अलमिया है हमारी सोसाइटी का कि एक अगर उन्होंने बच्चे को ऑन नहीं करना या उसको पालना नहीं या कोई काम उन्होंने ऐसा किया उसके बाद उसको थ्रो कर दिया, ऑन नहीं करना चाहती उसकी कस्टडी, 15 पे कॉल कर दिया करें। हम उनका राज जो है वो सीक्रेट रखेंगे और बच्चे को कस्टडी जो है वो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो को या ईदी को दे देंगे। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के साथ हमारा MOU साइन है, हम बच्चे को वहाँ से रेस्क्यू करते हैं। अगर हमारे पास 15 पे कोई कॉल आ जाती है, रेस्क्यू करने के बाद उसको हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं। जब तक वो फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं उसका आ जाता तब तक उसको फिर किसी अदारे को हैंड ओवर नहीं करते। बेसिकली हम जो हैं फिर उसके बाद उसको चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो को दे देते हैं। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की अपनी नर्सरी है, उनकी कोर्ट है, अगर किसी ने अडॉप्ट करना हो तो वहाँ जाके एप्लीकेशन देते हैं, कोर्ट की प्रोसीडिंग के बाद फैमिलीज अडॉप्ट कर लेती हैं। बिल्कुल सही। तो ये अब तक कितने बच्चे कुछ अडॉप्शन प्रोसेस में गए हैं जो आपकी नॉलेज में हों? क्योंकि जो भी नौमौलूद बच्चा हमें मिलता है और अडॉप्शन की आप बात करें, ये आते चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के एंड पे आता है, क्योंकि हमें जो हमारे एंड पे जो होता है हमने बच्चे को कस्टडी लेके उसके चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के हैंड ओवर कर देते हैं। उनकी कोर्स का प्रोसीजर वगैरह होता है तो वो उनको देख लेते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, सोशल मीडिया पे जब आप लोग एडवर्टाइज़ करते हैं, इसके अलावा भी कोई और मीडियम है जिसके थ्रू आप फैमिली ट्रेस आउट करते हैं? एग्जैक्टली हमारे डेडिकेटेड सिस्टम है, 3-4 सिस्टम है। एक AI बेस्ड सिस्टम है, अभी मैडम ने पहले भी एक्सप्लेन किया कि AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड है, जो FR मतलब फेशियल रिकग्निशन की मदद से आप देखिए कोई एक बच्चा जो है लावारिस मिल रहा है और एक बच्चा जो गुमशुदा है, मतलब उसके एंड पे अगर हम खुद से डाटा एंट्री या कुछ ऐसा प्रोसीजर करें तो वो बड़ा लेंथी प्रोसेस हो जाता था। अब फेशियल रिकग्निशन की मदद से विदिन अ सेकंड हमारा केस रिजोल्व हो जाता है। और सेकंड वियर अबाउट्स मैचिंग है। वियर अबाउट्स मैचिंग में हमारे उसके बच्चे के आ जाते हैं, उसने किस तरह के कपड़े पहने हुए हैं, उसकी एज ग्रुप क्या है, उसके बेस पे डाटा जो है वो मतलब ऑटोमेटिकली फैच करके डाटाबेस के थ्रू तो वो AI जो है वो एक अलर्ट जनरेट कर देता है, उसके थ्रू भी हमारा केस रिजोल्व हो रहा होता है। और सोशल मीडिया एक ऐसा गुड प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मैंने आपको बताया कि बैनर शेयर कर रहे होते हैं लोग, रीशेयर कर
कर रहे होते हैं, मतलब सदका जारिया समझ के वो शेयर कर रहे होते हैं कि बच्चा जो अपनी फैमिली तक पहुँच जाए। तो बहुत से केसेस ऐसे हैं जो हमारे सोशल मीडिया के थ्रू रिजोल्व हो रहे होते हैं। व्हाट्सएप पे हमें क्वेरीज आ रही होती हैं। यहाँ पे बताना चाहूँगी हमारा व्हाट्सएप का बड़ा इजीली अंडरस्टैंडेबल है, हमारा नंबर है 0309 पेंटा 015। उस पर हमें बहुत सी क्वेरीज मसूल हो रही होती हैं, फेसबुक के थ्रू हो रही होती हैं, बाकी टिकटॉक है, यूट्यूब है, ऑल सोशल मीडिया के थ्रू हमें बड़ा इजीली एक्सेस। बिल्कुल सही। अच्छा, ये एक डोमेस्टिक वायलेंस का भी एक बड़ा है, और स्पेशली हम अक्सर वाक़यात देखते हैं कि कम उम्र बच्चों जो मुलाजिम हैं, अभी भी रिसेंटली भी एक वाक़या पेश आया, उनके ऊपर मारपीट का वाक़या पेश आया, यहाँ पर जान से हाथ धो बैठते हैं, उसके ऊपर आप लोग कार्रवाई करते हैं? बिल्कुल, उसकी कॉल हमारे पास ही आई थी, जो हंजरवाल का एक इंसिडेंट हुआ है अभी रिसेंटली, कि एक बच्चे को जो है पहले घर में रखा था और फिर उसको स्त्री से निशान लगाए और मारा पीटा भी, इवन कि उसके फेस से पता चल रहा था इतने बड़े बड़े ब्लू प्रिंट्स उसके फेस पे थे। अल्लाह माफ़ी दे, हर जान कीमती है और किसी इंसान को भी ये हक नहीं पहुंचता कि दूसरे इंसान को एक जो है ना वो खराश पहुंच जाए, जो हमारा इस्लाम कहता है। जब उसको आपने कत्ल ही कर दिया तो इंसानियत की जो है वो कह रहे हैं कि ख़त्म हो गई है इंसानियत। अगर आपने अपनी इजीनेस के लिए किसी मेड को हायर किया है तो आप उसको भी वही इंसान समझे, वही बच्चा समझे जैसे आपके अपने बच्चे हैं, उनका ख्याल रखिए। और अगर आपके इर्द गिर्द कोई ऐसा मशकूक वाक़या आपको लगता है कि एक बच्चा किसी के घर में काम कर रहा है और उसको प्रॉपर टेक केयर नहीं मिल रही जैसे उसको मिलनी चाहिए, अपनी इजीनेस के लिए हम रखते हैं ना, तो आप 15 पे कॉल करके रिपोर्ट कर सकते हैं। अभी जो चाइल्ड लेबर पे या इस तरह के जितने भी केसेस हैं, जैसे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा गुर्बत है और यही बच्चे अपने घरों का जो है वो एक आखिरी इकलौता सहारा होते हैं, उनकी इनकम का सहारा होते हैं। तो जितने भी कानून पास होते हैं तो फिर वो ये देख लेते हैं कि अगर एक माँ है, एक बच्चा, एक ही बच्चा है उसका और वो पूरे फैमिली को सपोर्ट कर रहा है, तो हम जो है ना वो इंसानियत के नाते और लॉ के अकॉर्डिंग जो है वो फिर अलो कर देते हैं कि ठीक है, जब इसका सहारा ही है, इनकम ही इसने लेके आनी है, तो उसको जो है वो लेबर करने देते हैं। ये केसेस जो हंजरवाल में हमारे पास आया था, 15 पे हमारे पास कॉल आई थी, किसी ने कॉल की थी, हमने पुलिस को डिस्पैच किया और वो बच्चा जो जिस पे इतना तशद्दुद हुआ था और ये सारी चीज़ें थी, और साथ ही उसको चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो वालों को भी साथ पे कांटेक्ट किया और विदन जो है ना विदन आवर उसकी FIR भी रजिस्टर करवाई। ऐसे बहुत से केसेस हैं जो पूरे पंजाब से हमें जिसमें बच्चा विक्टिम है या बच्चे के साथ कोई ज़्यादती हुई होती है, हमें रिपोर्ट होते हैं। एक बच्चा किसी के साथ काम कर रहा है, उसको जी सैलरी नहीं दे रहे, कम सैलरी दे रही है और उसको मारते पीटते ज़्यादा हैं, इस तरह के जितने भी इंसिडेंट है 15 से रिपोर्ट होते हैं। बेसिक जो ऑर्गन है वो वही है कि 15 पे ओरिजिनेट हो रहे हैं केसेस और फिर हमारे पास आते हैं चाइल्ड सेफ्टी के बाद। अच्छा, वैसे तो बैगरी भी अब एक जुर्म है और छोटे बच्चों से भी बैगरी हम आम सड़कों पे देखते हैं, गदागर जो है वो करा रहे होते हैं। आम सड़कों पे बच्चे कई दफ़ा ऐसे काम कर रहे होते हैं कि पैसे आपसे डिमांड कर, जैसे शीशे साफ़ करना या और कोई चीज़ें, इनके लिए भी आप लोग कोई कार्रवाई करते हैं? बिल्कुल, अभी हमारी जो सिटी ट्रैफिक पुलिस है और चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो, और हमने कैमरास की मदद से, सेफ सिटी के कैमरास की मदद से जहाँ जहाँ पे बैगर्स हमें रोड्स पे सिग्नल्स पे नज़र आए, हमने CTPL को बताया साथ साथ और चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो को, उनको रेस्क्यू करके शेल्टर प्रोवाइड की गई चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में। और जब उनकी फैमिलीज़ उनको लेने के लिए आती थी कि ये हमारे बच्चे हैं, हमें वापस दे दें, तो कोर्ट ने उनको फ़ाइन किया और वार्न किया कि आइंदा आपने इनसे बैगिंग नहीं करवानी। तो इस तरीके से भी इस चीज़ को जो है वो ख़त्म किया जा रहा है। जितने भी केसेस हमारे पास आ रहे हैं, हम कैमरा से देख रहे हैं या 15 की कॉल से कि एक बैगर है वो इरिटेट कर रहा है, परेशान कर रहा है, और डेली ये मैं ऑफिस जाता हूँ तो इसी सिग्नल पे होता है, तो 15 की कॉल से भी इन केसेस को कोऑपरेट किया जा रहा है। और जो हमने कैमरास के थ्रू देखे हैं, क्योंकि हर सिग्नल पे हमारे कैमरास हैं, ई चलान वाले भी और सर्विलेंस वाले भी, और जो इस तरह के वाक़यात होते हैं या फिर वायलेंस के होते हैं या अब्यूज़ के होते हैं, कुछ वालिदैन चाहते हैं कि उनके बच्चों की प्राइवेसी मेंटेन रहे, नाम या कुछ इस तरह शेयर ना हो, वो आप लोग कैसे मेंटेन रखते हैं? बिल्कुल, 15 पे जैसे कॉल आती है, किसी ने कहा है कि मेरे बच्चे के साथ ज़्यादती हुई है, मैं ख़ुद जो है वो पुलिस स्टेशन नहीं आ सकती, मैं एक फैमिली इस तरह की फैमिली में रहती हूँ कि मैं उसको सामने भी नहीं लाना चाहती उस चीज़ को। बिल्कुल सही। हम पुलिस को भेजते हैं, पुलिस को कहते हैं कि विक्टिम जो है, विक्टिम फैमिली है, उसके आपने बार बार चक्कर नहीं लगवाने, आपने जो रिपोर्ट है, इनिशियल रिपोर्ट है, उसी की बेस पे आपने FIR रजिस्टर करवा देनी है। और पुलिस साथ जाती है उस बच्चे के जिसके साथ अब्यूज़ हुआ होता है, डोमेस्टिक वायलेंस हुई होती है, मेडिकल करवाती है, मेडिकल के बाद उसकी FIR को इंश्योर करती है, और जिसने उसके साथ ये जुल्म या ज़्यादती की होती है उसको फिर विदिन 24 आवर अरेस्ट करती है। बिल्कुल सही। अच्छा, कोई आवाम के लिए आप मैसेज देना चाहेंगी कि जिसके लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट हो और फॉलो भी करें वो एडवाइस की सूरत में?
बिल्कुल देना चाहूँगी। मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आप रास्ते में या कहीं पे भी आप कोई लावारिस बच्चा देखते हैं, कोई आप देख रहे हैं कि बच्चा मतलब लग रहा है कि इसका कोई पेरेंट्स नहीं है, कोई वाली वारिस नहीं है, तो उसको 15 पे आप रिपोर्ट करें, टाइमली रिपोर्ट करें, ताकि उसकी फैमिली ट्रेसिंग पे काम हो सके। इसके अलावा अगर आपका कोई बच्चा गुम गया है या आपका कोई भी अजीज़ गुम गया है तो टाइमली हमें बता दें, क्यों बहुत से केसेस ऐसे जो हमारे रिजोल्व इस वजह से नहीं होते कि लोग हमें बताते नहीं है कि एक बच्चा हमें कहीं से मिल गया और किसी ने ये नहीं बताते कि यहाँ से लावारिस भी मिल रहा है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है शहरी होने के नाते, या सदका जारिया समझ के मैं लोगों को ये कहना चाहूँगी, सबको जो भी देख रहे हैं, कि वो 15 पे रिपोर्ट करें, हमें जिम्मेदार बताएं। शहरी होने का सबूत दे। अच्छा, अब होता ये कि बच्चे तो चले गुम जाते हैं, कुछ ऐसे बुजुर्ग भी होते हैं जो ज़हनी तवाज़ुन अपना खो बैठते हैं, या फिर Dementia कुछ के ऐसे patient नौजवान हैं, होते हैं ऐसे- जो बिल्कुल ही स्पेशल होते हैं, उनके लिए भी आप कॉल्स को फैसिलिटेट करते बिल्कुल। हैं? मेरी पहचान के नाम से सेफ सिटी का एक और इनिशिएटिव है जिसमें हम गुमशुदा अफराद या जो लावारिस बुज़ुर्ग हमें मिलते हैं डिफरेंट जगहों से, या उनके साथ पेरेंट प्रोटेक्शन ऑर्डिनेंस है कि बच्चों ने उनके साथ कोई ज़्यादती की है, मार पिटाई की है, ज़मीन का मसला है और मसला है मैंने नहीं रखना अब दूसरा भाई रख ले, उनके साथ कोई भी इस तरह का मैटर होता है तो वो केसेस हम जो है मेरी पहचान के थ्रू रिजॉल्व ठीक है। करते हैं। अब इसमें क्या है कि जैसे एक बुज़ुर्ग मिले हैं हमें, घर का एड्रेस नहीं पता, 60 प्लस हैं, जो डेमेंशिया के पेशेंट है, घर से निकले हैं लेकिन वापसी का रास्ता नहीं आता, हम उनके फिंगरप्रिंट्स ले लेते हैं। फिंगरप्रिंट्स नादरा से वेरीफाई होते हैं, नादरा के साथ हमारा भी एक MU साइन है कि रिकॉर्ड हमें नादरा से आ जाता है, उसमें उसकी पूरी फैमिली जो होती है डिटेल आ कि ये जाती है बेटे अगर का enrolled नंबर है है, तो। यस यस, और 18 प्लस आपको पता है जितने भी रजिस्टर्ड केसेस हैं नादरा से वो फिर इस तरह से रिजॉल्व हो जाते हैं। दूसरा एक डेड बॉडी से रिलेटेड भी केसेस रिसीव होते हैं, एक्सीडेंट में घर से निकला, एक्सीडेंट हो गया, खुदा न खास्ता उसकी किसी और जगह से डेड बॉडी मिली है, तो उन केसेस को भी हम बायोमेट्रिक के थ्रू जो हैं उनकी फैमिलीज तक पहुंचा रहे हैं। तो वो बुजुर्ग या जिनको जो आप बता रही हैं कि कोई रखना नहीं चाहता, आपस में लड़ पड़ते हैं, बिल्कुल। उनको फिर आप कहाँ सेटल डाउन बिल्कुल, जिन बुज़ुर्गों की कॉल्स भी इवन दो हमारे पास रिसीव होती है, ख़ुद बुज़ुर्ग कॉल कर रहे होते हैं कि मेरी फैमिली मुझे ऑन नहीं करना चाहती, अब मैं उनके साथ रह नहीं सकता, ये मुझे रखना नहीं चाहते। ईदी एक वाहिद अदारा है जिसने कभी भी मना नहीं किया किसी बच्चे या बुज़ुर्ग को अडॉप्शन से इनकार नहीं किया कि मैं इसकी कस्टडी नहीं रखना चाहता। अभी परसों मेरे पास एक केस आया था सियालकोट से, एक बुज़ुर्ग ने खुद कॉल करके कहा कि मेरा बेटा इतना गरीब है कि वो मेरी बीवी को तो रख सकता है लेकिन वो कहता है कि मैं आपकी जो है वो कस्टडी अफोर्ड नहीं कर सकता, आप अपना कोई बंदोबस्त कर लें। तो मेरी जो गैरत है ना, वो उसको ये चीज़ जो है ना वो नागवार गुजरती है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। आप भी मेरी बेटी हैं, मैं आपसे अपना इशू शेयर कर रहा हूँ। मैंने ईदी वालों से कांटेक्ट किया, ईदी वालों से कहा कि आप ये स्टेबल हैं बट इनका ये इशू है, फैमिली इनको ऑन नहीं करना चाहती, आप इनको कस्टडी जो है ना वो दे दें, शेल्टर प्रोवाइड कर दें। बाद में उन्होंने बताया कि मैं लाहौर ग्रामर स्कूल में एज अ रिसेप्शनिस्ट भी काम करता रहा हूँ, तो अगर मैं ईदी में रहा तो मैं ईदी में भी काम करूँगा, चलिए, मतलब तो उसको अच्छा हो सपोर्ट गया। भी करूँगा हाँ। साथ साथ। तो हमने कहा क्यों नहीं आप हमें फैसिलिटेट करना, आप वहाँ पे जो बच्चे हैं उनसे बातचीत करना, अगर वो अपनी फैमिली के बारे में कुछ बताएं आप हमें बताना, हम उनकी फैमिली ट्रेसिंग पे काम करेंगे। मतलब कुछ ना कुछ करते ही रहेंगे, लेकिन बहुत बिल्कुल। अच्छा काम आप लोग कर रहे हैं। अच्छी चीज़ों को अप्रिशिएट करना चाहिए। अगर मरीम नवाज साहिबा का इनिशिएटिव है, सो अगर कोई बिछड़ा हुआ बच्चा या कोई लावारिस बच्चा अपने घर और अपने वालिदैन के पास पहुंच जाता है तो इससे अच्छी बात हो नहीं सकती, किसी को इंसाफ मिलता है तो इससे अच्छी बात नहीं हो सकती। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं जनाब, ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं। वेलकम बैक। एक मरतबा फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। अब चूँकि गर्मी का मौसम है तो मौसमी बीमारियां चाहे सर्दी हो या गर्मी हो अक्सर हमें लाहक होती हैं, और कहते हैं कि ग़िज़ा से भी इलाज जो है वो मुमकिन है। हमारी बहुत सारी डेफिशिएंसीज़ जो हैं वो अच्छी ग़िज़ा से पूरी हो सकती हैं, जिस तरह अच्छे फल हैं, अच्छी सब्जियां हैं, या फिर प्रोटीन के हवाले से भी बहुत सारी अब तो रिसर्चेस हमारे सामने आ गई हैं, चाहे वो आयरन की कमी हो, विटामिन्स की कमी हो। तो ये जो ग़िज़ाएँ हैं किस तरीके से हमें एक तो रेजिस्टेंस हमारे अंदर पैदा करती हैं, क़ुव्वत मुदाफ़त पैदा करती है, ये हम इस पर बात करेंगे। डॉक्टर जमील मेहरी साहब मेरे साथ, नेचुरोपैथिक इनकी स्पेशलिटी है, मेरे साथ मौजूद होंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। तो सर, ये जो मौसमी बीमारियां होती हैं, हम जल्दी से एंटीबायोटिक ले लेते हैं ताकि दर्द हमारी छुट जाए, लेकिन ग़िज़ाओं से हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं वो तो अब वैसे भी हमें नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि उस पर तो अब अमेरिका और यूरोप और उस साइड पे बड़े बड़े होल्डिंग बोर्ड्स लगना और अवेयरनेस लोगों को देना शुरू कर दी उन्होंने कि डोंट यूज़ द एंटीबायोटिक्स। बायो का मायना होता है ज़िंदगी,
और एंटी बायो यानी जो ज़िंदगी का ही मुखालफ है, तो उसको तो वैसे भी नहीं लेना चाहिए। और ये सारे के सारे तेज़ाबों से बने हुए होते हैं और ये फिर बॉडी के अंदर जाके हमारे एसिडिटी एसिड लेवल को ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं मज़ीद, और उससे और ज़्यादा कई सारे मसाइल हमारे, फिर हमारा स्टमक इशू आ रहा है इस वक्त। पूरी दुनिया के अंदर जो है ना वो 4 अरब 97 करोड़ लोग रजिस्टर्ड पेशेंट है अकॉर्डिंग टू WHO, जिनको मैदे के स्टमक अल्सर की वजह से और एंटीबायोटिक यूज़ करवाने की वजह से, पेन किलर यूज़ करवाने की वजह से उनके मैदे का अल्सर बिगड़ कर H. पैलोरी, जिसको हम हेलिकोबैक्टर पैलोरी कहते हैं, वहाँ तक पहुँच चुका हुआ। और उसकी वजह से बेशुमार लोगों के अंदर, यानी जो आपको लोग मिलते हैं ना, एंग्जाइटी है, डिप्रेशन, टेंशन है, स्ट्रेस है, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, रोना धोना, परेशान होना, अजीब तरह की सोचें, वहम, तोहमात, ख्यालात, डर, खौफ, घबराहट, घुटन, दिल की धड़कन कम ज़्यादा, पाल्पिटेशन का होना, और उसके बाद ख़ास तौर पे ये जो हम नफ्सियाती मसाइल में कि इसको कोई जिन भूत जादू टूना साया इस पे हो गया है, या वो साइकाट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट के पास हैं, या वो जो मेंटल हॉस्पिटल में है, ये सारे के सारे अक्सरियत इनके जो है वो H. पैलोरी का वो पेशेंट है। हमें ग़िज़ा देखें, अल्लाह ताला ने इंसान को जो पैदा किया और उसके लिए बेशुमार चीज़ें उसने पैदा की। हम जिस खित्ते में रह रहे होते हैं पूरी दुनिया में, जहाँ जो इंसान है, अल्लाह ताला ने वहाँ उस खित्ते में उसके लिए चीज़ें पैदा करते हैं उस माहौल और उस इन्वायरमेंट के मुताबिक। हमारे यहाँ मसला ये बन गया हुआ है कि हमारे यहाँ माइग्रेटेड फूड जो है वो बहुत ज़्यादा आ गया और उसने बड़ी जगह बनाई। हमें कभी कभार इसको शायद टेस्ट के तौर पे तो लेना चाहिए था, बट ये हमारी खुराक नहीं थी। तो हमने तो वो सारी चाइनीज़ डिशें, कोरियन डिशें, इटालियन डिशें और मुख्तलिफ़ इस तरह के खाने यहाँ पे, फिर वो जो फास्ट फूड, जंक फूड और फ्रोज़न फूड्स और जो उसकी चेन्स आई और उसने फिर जो तबाही की है, वो हम उसको बिल्कुल अंडरस्टैंड नहीं कर रहे। हमें नेचुरल जो चीज़ें हैं, अल्लाह ताला ने कुदरती चीज़ें पैदा की हैं, फलों के अंदर अल्लाह ताला ने बेशुमार विटामिन्स रखे हैं, हमें उन फलों को लेना है जो फल हमारे मौसम के मुताबिक हमें दस्तयाब होते हैं। अच्छा, फलों को भी हमें उस वक्त देना चाहिए जब वो फल आपके पास बिल्कुल पीक पे आके पहुंचते हैं, जब बहुत ज़्यादा कसरत से फल आ चुका होता है, हमें उस वक्त लेना है। वरना वक्त से बहुत पहले जो शुरू में आता है, वो कच्चे फल तोड़कर उसको वो केमिकल लगा के और वो ज़रा कलर दे के उसको, तो वो मार्केट में आ जाता है। तो हमें कच्चे फल नहीं खाने। बट अगर हम विटामिन्स की बात करेंगे तो विटामिन हमें कुदरती चीज़ों से जो मिलेगा वो हमें मार्केट में जो जिसको हम विटामिन्स के नाम से पैसे खर्च करते हैं, मल्टी विटामिन्स के नाम पे, इवन कैल्शियम के नाम पे जो हम पैसे खर्च करते हैं, वो हमें नहीं करने चाहिए। इसलिए कि इस वक्त जो स्टोन्स लोगों में बन रही हैं, बहुत ज़्यादा पत्थरियाँ गुर्दों में आ रही हैं और आगे मसाइल बन रहे हैं, उसमें बहुत बड़ा हाथ हमारे यहाँ कैल्शियम का है और उसी से कैल्शियम ऑक्ज़ालेट और वो हम उसको इंटेक कर रहे हैं। और वो जो मार्केट से हम कैल्शियम लेते हैं वो कली या चूना है जो हम कभी दीवारों पे किया करते थे, उसी चूने को पीसकर जो है ना वो अब हमें चूना लगाया जा रहा है कि हम वो उसको बतौर कैल्शियम के तौर पे उसके अंदर सिर्फ थोड़े से वो फ्लेवर डाल के तो मार्केटिंग एक हो रही है और उसमें हम उसमें फंसे हुए हैं। अच्छा सर, जब कोविड आया था तो एक बहुत ज़्यादा एस्पेक्ट हमारे सामने आया था कि बॉडी के अंदर खुद से इम्यून सिस्टम बिल्ड होना चाहिए, और इस पे बड़ी बहस भी आई और अजीब अजीब मिथ्स आए, फलां पत्ते का जूस पिएं, ये करें वो करें। डेंगू आया तब भी बहुत सारे जूसेस, पपीता और खुदा जाने किन किन ने रेजिस्टेंस हमारे अंदर बनाने की कोशिश की। असल में कोई भी आम आदमी, बच्चे के लिए, बड़े के लिए अगर रेजिस्टेंस बनानी चाहिए हमें, वो किस चीज़ से ज़्यादा डेवलप हो सकती है? देखिए, डिपेंड करेगा कि कंडीशन क्या है, जो पेशेंट है या जो भी आम आदमी है उसके लिए उसकी प्रॉब्लम किस तरह की है, उसके मुताबिक उसकी जो है वो चीज़ होनी चाहिए। आम रूटीन में अगर हम जनरल उस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो हमारे यहाँ अदरक घर में मौजूद होता है, ज़ीरा सफ़ेद मौजूद होता है और सब्ज़ पुदीना होता है। 3 चीज़ें ये ले लें। जिनके डाइजेस्टिव साथ प्रॉब्लम है, यानी कोई मैदे का इशू है और उसके साथ गैसेज होती हैं, एसिडिटी, तज़ाबियत है और स्टमक में कोई ना कोई पेन और इस तरह की चीज़ होती है, तो उसके लिए ये 3 चीज़ें बहुत अच्छी हैं। अदरक, ज़ीरा और पुदीना, इसका कावा बनाएं और 1 कप सुबह दोपहर शाम जो है वो इसको लिया जाए। अगर इसको जिनके स्टमक इशू एज सच इतना बड़ा नहीं है और उसके अलावा वो पूरी बॉडी को अपने को अगर हम बूस्ट करना चाहते हैं और अच्छी एनर्जी के साथ फ्रेश रहना चाहते हैं, एक्टिव रहना चाहते हैं, तो उसके लिए ये है कि आप वही अदरक, ज़ीरा, पुदीना
उसके अंदर आप दालचीनी का इजाफ़ा कर लें और उसके अंदर आप कलवंजी का इजाफ़ा कर लें। अब इसकी चीज़ें जो है वो ये होंगी कि आपने अदरक जो है वो अपने हाथ के अंगूठे का ये जो लाइन के बाद एक पोर जिसको हम कहते हैं, एक पोर साइज़ अदरक का टुकड़ा ले लें, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा सफ़ेद ले लें और उसके साथ आपने सब्ज़ पुदीना जो हमारे यहाँ मौजूद होता है उसकी 3 टहनियाँ सब्ज़ पुदीने की पत्तों समेत ले लें और एक लकड़ी आप फिंगर साइज़ दालचीनी का टुकड़ा ले लें और 2 चुटकियाँ आप जो है वो कलवंजी ले लें। ठीक है। इन 5 चीज़ों को आप वो चूल्हे पे रख के 2 गिलास पानी में आप इसको बॉयल करना शुरू करें। दरमियानी सी आंच पे इसको करें ताकि ये ज़रा थोड़ा देर पकता रहे और असर भी निकल जाए और पानी का जो कच्चा पानी है वो भी ना हो। तो जब ये 2 गिलास 1 गिलास रह जाएगा तो आप इसको नीचे उतार के स्ट्रेनर से छान लें। हस्बे ज़ायका शहद या गुड़ या शक्कर में से कोई चीज़ उसमें मिलाएं और 2 कप ये कहवा तैयार हो चुका होगा। एक जिसने पीना है वो पिए और जो बना के दे रहा है या कोई भी और फैमिली घर में जो बंदा मौजूद है आप उसको साथ उसको भी शेयर करें। तो इससे अच्छा और आब हयात कोई नहीं है। ये मैंने अपनी प्रैक्टिस में मुझे पिछले कोई 32 साल हो गए प्रैक्टिस करते हुए और पिछले कोई 25 साल से ये चीज़ मेरी बड़ी इसको हमने इसका नाम भी बल्कि लोगों ने इसका रखा कि आपने चूँकि ये आपकी रेसिपी है और इससे बेशुमार फ़ायदे हुए तो लोगों के कहने पे उन्होंने इसका नाम, हम तो सिंपल कहवा कहते थे तो उन्होंने कह दिया नहीं जी आप अपने नाम से इसको मेहरवी कहवा रख लें। तो वो मेहरवी कहवा इस वक्त जो है वो पूरी दुनिया में पाकिस्तान समेत बहुत सारे लोगों के पास ये रेसिपी मौजूद है। किसी को कोई भी तकलीफ़ है तो ये वाला कहवा जो हमने 5 चीज़ों वाला बताया मेहरवी कहवा के नाम से, ये बनाकर उसको पीना शुरू कर दें तो वो उसको अंदाज़ा हो जाएगा कि कुछ हफ्तों में कुछ दिनों में कि उसके अंदर एक पॉजिटिव चेंज आया और वो एक यू टर्न आया उसकी लाइफ में और वो बैक टू हेल्थी वे यानी जो हमारा रास्ता उस पर आता। अच्छा सर, अब चूँकि बहुत सारा कॉन्सेप्ट्स है जिस तरह इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करने के लिए भी हम देखते हैं और बहुत सारी मिथ्स और डिटॉक्स के हवाले से भी हम देखते हैं, बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स मौजूद हैं मार्केट में जो लोग कहते हैं आप कंज्यूम करें बट टिपिकली वो सेहत के लिए हर एक को सूट नहीं करते, जिस तरह एप्पल साइडर विनेगर है या कोई और चीज़ें हैं या मुख्तलिफ सीड्स हैं जिसकी आजकल हम डाइट्स देख रहे हैं। सो ये जो एप्पल साइडर विनेगर है ये वाकई कोई काम करता है मैजिक के तौर पे? बिकॉज मैं कल देख रही थी कहते हैं कि इट्स अ नेचुरल ओज़ेम्पिक एज वेल। देखिए एक चीज़ ज़हन में रखनी है कि हमारे यहाँ ये जो टिप्स देना और इसका एक मिथ बन गई और हमने कहा कि नहीं जी टोटका मिले और हम घर बैठ के उस टोटके से खुद बहुत कुछ ना कुछ कर लें। एक चीज़ ज़हन में रखनी है कि उसके माहिर मुआलिज मौजूद हैं, उसके नेचुरोपैथिक डॉक्टर मौजूद हैं, उसके लिए तबीब मौजूद है, उसके लिए हमारे यहाँ हर्बलिस्ट जो प्रॉपर डिग्री होल्डर वो मौजूद है। हमें उनसे रब्ता करना है और उनसे पूछना है, वो आपकी कंडीशन और उसके मुताबिक आपको गाइड करेगा। हर एक के लिए फ़र्ज़ करें कि अगर हम ये कह दें कि जी सिरका जो है वो सेब का बहुत अच्छा होगा, तो अगर फ़र्ज़ करें कि जिसके अंदर पहले ही एसिड है तो उसके लिए, या जिसके एसिडिटी है उसके लिए, और कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनका ब्लड प्रेशर लो रहता है, जो असाबी मरीज़ हैं, तो कई सारी चीज़ों को देखना पड़ता है। लेकिन वो उसके लिए जो मालिज है, जो माहिर मालिज है उसका, वो देखेगा तो वो देखकर जो प्रेस्क्राइब करेगा आपको या एडवाइस करेगा उसमें और वैसे बता देने में बड़ा फ़र्क होगा। तो हमारे यहाँ वो एक चीज़ बन जाती है और फर्ज करें मैंने आपको कोई चीज़ बताई तो वो अगर सारे वही इस्तेमाल करना शुरू हो जाएंगे तो वो मैंने आपको आपकी कंडीशन के मुताबिक बताई, तो दूसरा शायद वो अगर उसका मिजाज कुछ और हुआ तो ज़ाहिरी बात है वो उसको फ़ायदा नहीं करेगी, बल्कि वो कहेगा जी शायद आपको फ़ायदा हुआ जी मुझे तो इसका फ़ायदा कोई नहीं हुआ। तो उसकी वजह ये होती है। तो हमें हर वक्त अपने किसी न किसी ऐसे कंसल्टेंट जो नेचुरोपैथिक होते हैं ना उनसे रब्ता करना चाहिए, फिर वो बात बनेगी। चीज़ें सारी अच्छी हैं। सर ये जिस तरह गर्मी आ रही है बिकॉज वेरी पर्टिनेंट, अब हीट स्ट्रोक की भी हमें इंटीमेशंस मिल रही हैं, सो हीट स्ट्रोक से बचने के लिए आप क्या रिकमेंड करेंगे? वाटरमेलन, हमारे पास तरबूज बहुत अच्छा है, हम तरबूज का जो है वो उसको शेक करके उसका जूस बना के जो है वो पिए, बहुत अच्छा है। हमारे यहाँ सत्तू आ जाता है, मार्केट के अंदर आया होता है सत्तू का, वो जो शक्कर के साथ हम सत्तू बना के पीते हैं वो बहुत अच्छे हैं। गन्ने का रस हर जगह पे दस्तयाब है, हमें वो उसको इनटेक करना चाहिए। लेकिन हम आर्टिफिशियल चीज़ों की तरफ ज़्यादा हैं कि जी कोल्ड ड्रिंक्स ले लें, सॉफ्ट ड्रिंक्स ले लें, एनर्जी ड्रिंक्स ले लें, या उसके बाद हम डब्बों के जूसेस पे आ जाते हैं। लेकिन सर जिन्हें शुगर है वो फिर इसका कोई मुतबादिल है आपके पास? किन को शुगर है? जो शुगर के पेशेंट हैं हाँ। वो गन्ने का रस भी पी सकते हैं, वो वाटरमेलन। देखें शुगर के मरीज़ों के लिए वो मीठी चीज़ें मना हैं जो इंसान खुद बनाता है, ठीक है, मैन मेड। बट वो जो
अल्लाह ताला ने कुदरती जो नेचुरल स्वीट्स हैं, बल्कि शुगर के मरीज़ों को ये जो मीठी चीज़ें बिल्कुल बंद कर दी जाती हैं ना, कुदरती नेचुरल चीज़ें भी बंद कर देती हैं, वो भी उनके लिए नुकसानदेह हैं। हाँ, जैसे आम वो लोग नहीं खा सकते या सब कम खा सकते हैं, हाँ। आम भी खा सकते आम हैं। भी खा उसके बाद सकते हैं। जितने मीठे फल हैं खाने चाहिए, बल्कि उनको मैं कहता हूँ तो शुगर के पेशेंट्स को आम ज़्यादा खाने चाहिए। ठीक आम है। खाने का एक तरीका होगा, वो मैं थोड़ा सा दे देता हूँ। मिसाल के तौर पे आम खा के कच्ची लस्सी पीनी नहीं चाहिए, क्योंकि अब आम दरख्त पे नहीं पकता और हमारे अंदर देसी खुराकें खाकर वो हरारत नहीं रही। तो अब आम को लेकर आएँ तो उसको घर में पानी के अंदर पहले उसको आप 2 घंटे 2.5 घंटे कम से कम डिप कर दें, और उसके एक तो वो मसाला उतरे, उसका असर ख़त्म हो, और दूसरी बात आप उसके अंदर सिनामन ऑयल होता है, जो दालचीनी है उसका तेल मिलता है, वो लाके हमें घर में होना चाहिए। हम घर में फल लेके आएँ, सब्जियां लेके आएँ, गोश्त लेके आएँ, कोई भी आए, इनमें खाद दें, स्प्रे और मुख्तलिफ चीज़ों के फैक्ट्स हैं, वो उससे उतर तो जाएगा। वो आप करें कि पानी में डिप कर दें, और एक टीस्पून जो है वो दालचीनी का या सिनामन का जो ऑयल है वो उस पानी के अंदर हल करके फिर उसमें वो उसको करें, तो उसके फैक्ट जो है ना केमिकल के वो भी ख़त्म हो जाएंगे, और फिर आपको वो फिर आप उसको खाएंगे। बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका, बहुत सारे मुफीद मशवरे। आई होप आपके लिए भी फ़ायदेमंद होंगे। मुझे दीजिए इजाज़त जनाब, कल सुबह आपसे होती है मुलाकात। अल्लाह हाफ़िज़।